हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप फिर से पढ़ने आ गए हैं। 2 दिन ट्रिग्नोमेट्री की क्लास करने के बाद आज तीसरे दिन हाइट एंड डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमा का निपटारा हम लोग करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि एसएससी सीएचएसएल की जो नोटिफिकेशन का बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस डाला है कि वो 6 दिसंबर को एसएससी सीएचएसएल का जो है नोटिफिकेशन आउट करेंगे। ठीक है भाई। तो 6 दिसंबर को एसएससी सीएचएसएल 2022 का नोटिफिकेशन आएगा। यानी कि दोस्त, 1 महीना ही बाकी है। दिसंबर में आपका सीजीएल का पेपर होना है, जनवरी में आपका जीडी का पेपर होना है, और इसका पेपर ये फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में करवा लेंगे। तो आप पढ़ना कब शुरू करोगे? है भाई, 2-3 महीने के गैप पे ये तीनों एग्जाम हो जाएंगे और आपके पढ़ने का कोई विचार नहीं है। पढ़ने का मतलब ये होता है कि सीजीएल में 35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 21-22 लाख बच्चे लाइव होने चाहिए थे। ठीक है भाई। फिर यूट्यूब भी कहता कि भाई ये आदमी पकड़ो, ये जो गगन है ये 21-22 लाख आदमी लाइव ला रहा है, इतना तो हमारे देश की जनसंख्या भी नहीं है। तब मजा आता ना। फॉर्म तो सब भर रहे हैं, सबको फॉर्म भरना है, लेकिन उस फॉर्म भरने के आगे का जो प्रोसेस है ना, उसे कोई करना नहीं चाहता, और यही बर्बादी का कारण है। तभी तो मैं कहता हूं, ओशो बिल्कुल सही कहते थे कि भारत जवानों का देश नहीं है, बुढ़ों का देश है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेस व्यक्ति रहते हैं यहां पर, हैं? क्योंकि पढ़ने को आग नहीं है अंदर से, आप मेहनत नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जीडी के लिए पढ़ना है, जीडी के लिए कैसे प्रिपेयर करें? देखो, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, सपोज उसने मैथ्स बीएससी ऑनर्स कर रखा है, या उसने बीटेक कर रखी है दोस्त, या उसने किसी अच्छे कॉलेज से कोई डिग्री ले रखी है, उसके बावजूद भी उसका जो टारगेट है वो केवल जीडी है, यार ये अपने आप में क्राइम है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अच्छे एग्जाम को टारगेट करिए, आप सीजीएल को टारगेट करो। सीजीएल लेवल को, सीजीएल को ध्यान में रख के आप तैयारी करें, तभी तो आपका सीएचएसएल निकलेगा, तभी तो जीडी निकलेगा, तभी तो सीपीओ निकलेगा, तभी तो एमटीएस निकलेगा। आपको आपको ये नहीं लगता कि जो सीजीएल का बच्चा वो तैयारी कर रहा है, वो सिलेक्शन उसका जीडी का फॉर्म नहीं भरेगा, वो सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म नहीं भरेगा? तो सिलेक्शन आपका होना चाहिए जो केवल जीडी पढ़ रहा है, या सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जिसने सीजीएल लेवल तक पढ़ा है और जीडी उसने मजाक में दे दिया? तो ये थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए ना आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। ये अभी आपको पछतावा नहीं होगा, पछतावा होगा 5 साल बाद कि यार 6 महीने अगर ढंग से पढ़ लेता ना, या 4 घंटे की बजाय 7 घंटे पढ़ लेता, तो आज जीडी की बजाय या सिलेक्शन पोस्ट की बजाय सीजीएल में इंस्पेक्टर होता, या किसी 4600 ग्रेड पे की जॉब में होता। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास और मेहनत करने की थोड़ी सी आग है, तो सीजीएल को टारगेट करके तैयारी करें, जिससे कि सीजीएल ना भी निकला तो कम से कम ये तो गारंटी है कि आप सीएचएसएल, सीपीओ, अभी आप एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, जीडी, ये सब निकाल पाओगे। अब तुम बैठे सबसे नीचे हो, नीची सीढ़ी पे, और सोच रहे हो कि मैं ऊपर वाली सीढ़ी से फल तोड़ के खा लूं। ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अपने अंदर ऊर्जा रखो, ऊर्जावान रहो, समझे कि नहीं? जैसे चले तो लोग कहें कि ये साउथ का हीरो चल रहा है। ठीक, तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस और मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा दोस्त। मैंने क्या किया कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लिए, हर एक एग्जाम के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के और सीडीएस के भी क्वेश्चन इसमें हैं। लेटेस्ट सवाल लिए 2020 और 21 के, हर एक टाइप को कवर कर दिया, टाइप कोई नहीं छोड़ा, लेकिन रिपीटेशन इसमें नहीं है। कंसेप्ट मैं आपको क्विक फॉर्म में बताऊंगा, स्लाइड मैंने बनवा ली है, वहां से रिवीजन करेंगे, फिर सवाल करेंगे। ठीक है भाई, इस सेशन को आप फैला दो। ठीक, कॉपी पेन आप निकाल के बैठिए, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। तेरा प्यार भी 2000 के नोट जैसा है, डर लगता है कहीं बंद ना हो जाए। अंकुर पंडित देखिए, जिनके 2000 के नोट लीगल होते हैं ना, वो बैंक में जाके चेंज करवा लेंगे अगर बंद भी हो जाए। तो आप भी अपने प्यार को लीगल कर लो, रजिस्ट्री करवा लो, नौकरी लेके शादी कर लो, फिर प्यार बंद हो ही नहीं सकता, उसे करना ही पड़ेगा। नहीं है तो आपके पास कोर्ट में जाने का राइट है फिर। शुरू करते हैं। एक क्लास में आपका हम ये पूरा चैप्टर करवाने की कोशिश करेंगे। बढ़िया पोस्टर बनाया ना हमने। चलो इधर देखो, हाइट एंड डिस्टेंस पहले मैं आपको बताता हूं। तो हाइट एंड डिस्टेंस समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको समझना जरूरी है स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अब स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से? 30 60 90, 45 45 90 और 15 75 90। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल का रेशियो 45 45 90 है, मतलब ये दो 45 45 दो एंगल बराबर, तो दो साइड बराबर,
इसका मतलब ये साइड 1 यूनिट है, ये साइड 1 यूनिट है, तो ये √2 यूनिट होगा। मतलब अगर ये गधा है, ये गधा है, तो ये √2 गुणा गधा होगा। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल का रेशियो 30-60-90 है, एंगल 30-60-90 है अगर किसी ट्राइंगल के, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 90 के सामने 2 यूनिट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने दोस्तों एक ट्राइंगल बना देता हूं इस प्रकार से, है भाई, दिखाई दे रहा है आपको, है भाई, कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है। मैं आपसे कहूं कि ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताओ ये साइड कितनी होगी, जवाब दो, ये वाली साइड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 90 के सामने 10 है, 90 के सामने 2 यूनिट है, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट 5 होगी। अभी 30 के सामने 5 है, तो 60 के सामने कितना होगा? 5√3 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये रेशियो याद है आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 15, 75, 90 बहुत रेयरली यूज होता है, ये भी समझिएगा। 15 डिग्री के सामने होता है √3 - 1 यूनिट, 75 के सामने √3 + 1 यूनिट, और 90 के सामने 2√2 यूनिट। तो रेशियो से करना है आपको, फॉर्मूला नहीं लगाने बैठना है, ठीक है ना। आपको इसमें से कोई भी वैल्यू देगा और आप कुछ भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है भाई, इसके आगे चलते हैं। एक और चीज आपको समझनी है, एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। नाम से ही क्लियर है भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ आंख उठा के देखते हैं मेरे दोस्तों, तो ये हमारी आंख है, यहां पे हमारी आंख रखी हुई है, ये आंख की सीध है। कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप आंख उठा के देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, है भी, किसी वस्तु और आपकी आंख को मिलाने वाली लाइन, उनके बीच जो एंगल बनता है हम उसे एलिवेशन एंगल कहते हैं, उन्नयन कोण। तो आदमी को हमेशा एलिवेशन एंगल बनाना चाहिए, सीना तान के खड़ा होना चाहिए, ठीक है भाई। डिप्रेशन एंगल मतलब आदमी डिप्रेस हो गया है, ये उसकी आंख की सीध है और ऐसे उसने कोई गलती कर दी है, झुक के नीचे देख रहा है, तो आपकी आंख है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये जो एंगल बनता है ये डिप्रेशन एंगल होता है, अल्फा। एक चीज समझने वाली बात है कि एंगल अल्फा, अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन खींचूंगा मेरे प्यारे भाई अपनी मर्जी से, तो ये अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है भाई। क्रमागत एकांतर कोण, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। इसके बाद देखिए 3 ही फिगर मेन हैं, पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में 3 ही फिगर मेन हैं। अगर आपने इनको ढंग से समझ लिया तो आप उड़ उड़ के सवाल करोगे दोस्तों, उड़ उड़ के। कौन कौन से फिगर हैं, ध्यान से समझते हैं। द एंगल इंक्रीजेस एज यू मूव टुवर्ड द ऑब्जेक्ट एंड डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे दोस्तों, ये एक बिल्डिंग है, यहां पे समझिएगा, बिल्डिंग पे यहां पे कौन खड़ा कर देते हैं? शाहरुख खान। पता है मैं कई देशों में घूमा हूं अलग अलग, लेकिन एक सिंगल आदमी ऐसा है जिसे पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। वैसे हम कहते हैं कि मोदी जी लोकप्रिय विश्वप्रिय हैं, और मोदी जी से भी ज्यादा है, हर किसी से ज्यादा है, पूरे इंडिया की एक पहचान जिसे पूरे विश्व के लोग जानते हैं वो अकेला शाहरुख खान है। हम कितनी भी बुराई करें, ये है वो है, ठीक है ना, ये गंजड़ी पंजड़ी पता नहीं लोग क्या क्या कह देते हैं, बट उस आदमी ने भारत का कहीं ना कहीं एक नाम रोशन किया। लोग टॉम क्रूज या ब्रैड पिट को जाने या ना जाने, पर देश के किसी भी कोने में चले जाओ, गरीब अमीर, शाहरुख खान को सब जानते हैं। उस चीज की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए उस आदमी को कि एक सिंगल आदमी ऐसा है भाई। लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, बट उसको पूरी दुनिया जानती है, 700 करोड़ के 700 करोड़ लोग। देखो दोस्त, यहां ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर शाहरुख खान साहब खड़े हैं, ठीक है भाई, उनका बर्थडे भी था। अब आप यहां देखो, उनके बंगले के बाहर उनको देख रहे हो 30 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे, ठीक। अब वो सही से दिखाई नहीं दे रहे, तो आप आगे की तरफ बढ़े, तो अगर आप दूर की तरफ जाओगे तो एलिवेशन ये एंगल घटता जाता है, नजदीक की तरफ आओगे तो एलिवेशन एंगल आपका बढ़ता जाता है। समझ में आया? तो आप यहां उनके बंगले की तरफ बढ़े तो आपका एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, है ना। ये अपने घर की छत पे यहां पे खड़े हैं, तो ये डायग्राम बहुत दिखाई देता है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप उड़ उड़ के करेंगे। कैसे? कि जब भी ऐसा कुछ डायग्राम दिखाई देता है तो भाई ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे भी ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, आप इसको हमेशा 1 यूनिट मान लीजिए, ठीक है भाई। इस लेंथ को आप कितना मान लीजिए कि माना ये जो लेंथ है ये आपकी 1 यूनिट है, इसको अपनी मर्जी से मान लीजिए। हमेशा मैं इसी लेंथ को मानूंगा कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है,
तो पहले छोटे ट्रायंगल में हाथ पांव मारेंगे, फिर बड़े ट्रायंगल में। अब ये 90 है, अभी अगर 45 डिग्री है, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 होगा। अब बड़े ट्रायंगल को देखो, 30 डिग्री के सामने 1 है, बड़के को देखो 30 के सामने 1 है तो ये 60 है, तो 60 के सामने कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 60 के सामने √3 यूनिट होगा। ये लेंथ कितनी आ जाएगी, √3 यूनिट आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर दोस्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ फिर ये कितना बचा, ये √3 है, ये 1, तो ये बचेगा भैया जी √3 - 1 यूनिट। तो आपको सारी लेंथ पता चल गई। अब एग्जामिनर आपको कुछ भी देके कुछ भी पूछ ले आप कर पाओगे, आपको यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए ये 2 और हैं डायग्राम, इनको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिए। अब जैसे ये है मेरे दोस्तों, यहां भी सेम आपको दिखाई देगा, तो आप इस लेंथ को हमेशा 1 यूनिट मान लो कि यार ये जो लेंथ है 1 यूनिट है, मान लिया भाई। ये छोटे ट्रायंगल को देखो, 60 है, 90 है तो 30 होगा, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना होगा, √3 होगा। आप बोलोगे जी सर। अब बड़का ट्रायंगल को देखो, बड़का को 30 के सामने √3, 30 के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, 30 के सामने गधा होता है तो 60 के सामने √3 गुना गधा, तो √3 का √3 कितना होता है, √3 का √3 गुना करेंगे 3 यूनिट आएगा लेंथ। तो ये कितना बचेगा, 3 - 1 की जो लेंथ होगी 2 यूनिट बचेगी। अब आपके पास सब पता चल गया, कुछ भी पूछिए कुछ भी आपसे निकलवा सकता है यहां पर। समझ में आया? ये देखिएगा भाई, ये 45 से आगे बढ़े 60 हो गया, तो आप इस लेंथ को हमेशा 1 यूनिट मानो कि माना ये वाली जो लेंथ है 1 यूनिट है। भाई ये 60 है, ये तो 90 है ही, सीधी खड़ी होती है, ये है 30 डिग्री। सुनना, तो आप बताओ अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना होगा, √3 यूनिट होगा। अब बड़का ट्राइंगल को देखो, बड़का राइट एंगल ट्राइंगल को 45 है, 45 के सामने √3, तो ये भी 45 के सामने √3 आना चाहिए भाई। 45 45 इक्वल होंगी साइड। भाई ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर ये √3 - 1 यूनिट होगा। अब आपको सारी लेंथ पता चल गई, यहां पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। समझ में आया? रविशंकर कुमार कह रहे हैं बोलो जुमा केसरी, केसरी जुमा होनी चाहिए, वो खाके दी, खाके पीक करके जुमा केसरी नहीं करना है, जुमा केसरी वाकई में होनी चाहिए मीठी। समझ में आया? ये बात समझ में आई? ठीक, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम मिनिमा के सवाल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने कर रहा हूं मैं, सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस पहले करेंगे। तू ये दीवार कलम से ही गिराएगा, कलाकार बनते नहीं लकीरों पे, कला पे हाथ रख तू ही खुदा बन जाएगा। यार कुछ ढंग की सारी बोला करो, ये फर्जी सस्ती सारी मत लिखा करो तुम, हैं? राहत इंदौरी साहब की टक्कर में लिखो, है भाई। अरे वो कौन शायर है बड़ा फेमस है, वो इस्माइल दरबार है, क्या नाम है उनका, चलिए इरशाद नाम है क्या? अच्छा इरशाद तो करते हैं शायरी करते समय है। चलो ये बताओ अरे यार सब आंसर बताने लग गए। 45 मीटर ऊंचाई वाला एक पेड़ है जिसकी छाया की लंबाई है 15√3, तो सूर्य का एलिवेशन एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बिना कलम उठाए आप इस सवाल का आंसर बता सकते हैं, बिना कलम उठाए। क्यों होगा, कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूं। भाई जैसे मेरे दोस्तों ये आपका पेड़ है, ये है मेरे दोस्तों आपका पेड़, सुनिएगा बहुत बढ़िया पेड़ है, यहां पे ये जो है आपके ये लगे हुए हैं। अब यहां मेरे दोस्तों सूर्य देवता प्रकट हुए, सूर्य की जो किरणें हैं ऐसे टकराएंगी मेरे दोस्तों यहां से पेड़ पे, और ये छाया बनेगी। तो सवाल में बोल रखा है ये छाया बनेगी, छाया कि 45 मीटर ऊंचा पेड़ है, उसकी छाया की लंबाई 15√3 है। तो आप रेशियो ले लो, 45 और 15√3 का रेशियो ले लो। 15√3 से 45 कितनी बार जाएगा, √3 बार जाएगा। यानी कि अगर छाया 1 है तो पेड़ की लंबाई √3, आपको रेशियो चाहिए। तो आपसे यही पूछा है कि ये जो एंगल बनेगा सूरज का एलिवेशन एंगल कितना होगा। क्या ये आपको 60 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा, बोलो। 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1, तो 60 डिग्री बनेगा। अगला सवाल ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 2। ठीक है भाई, मैंने वो व्हाट्सएप ही बंद कर दिया जहां वो मुझसे बात किया करती थी। बिल्कुल सही किया, क्योंकि लड़की के भेष में वो लड़का था। अब तुम जो है तुम्हारे साथ धोखा होने से बच गया, वेरी गुड यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, 6000 बच्चे देख रहे हैं, लाइक 3.3 के हैं,
हैं? ये मक्कारी कौन कर रहा है? ये देखिएगा, एक पतंग की डोर है जिसकी लंबाई 158 मीटर है और ये आपका क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पतंग की ऊंचाई कितनी होगी? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। है भाई, तो 90 के सामने डोर है 158, यानी कि 2 की वैल्यू 158 है। पतंग की हाइट 1 की वैल्यू आपसे पूछी है 79 मीटर। देखिए बादशाह तो वही है जो बिना कलम उठाए करे। कैसे? सुनिएगा। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने ये आप उड़ा रहे हो पतंग, ठीक है, यही पतंग है हमारे लिए। तो ये है पतंग की डोर, कितनी लंबी है? 179 मीटर लंबी डोर है। और ये जो पतंग है जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछा है पतंग जमीन से कितनी हाइट पर उड़ रही है। मजाक नहीं उड़ाना, पेपर में यही सवाल आता है। जब ये 25 क्वेश्चन एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना, तो ये सवाल भी पहाड़ जैसा दिखाई देता है। अभी टॉपिक वाइज चल रहा तो आप हल्के में ले रहे हो, है भाई। अभी समझा है कि अगर 90 के सामने 2 यूनिट है तो 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, यानी कि 179/2। तो 79 मीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा, पतंग की हाइट। क्लियर? बिना कलम उठाए। ये बताइएगा जल्दी से। 3 नंबर। एक पतंग जमीन से 138 मीटर की हाइट पर उड़ रही है और ये जमीन से 45 डिग्री पर झुके हुए मांझे से जुड़ी है। मांझा, मांझे की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो मांझे की अनुमानित लंबाई आपको निकालनी, अप्रोक्स लंबाई आपको निकालनी है। देखिएगा मेरे दोस्त, √2 जो होता है ना, वो अप्रोक्स 1.414 होता है। हालांकि कैलकुलेशन में 1.4 हम ले लेंगे। और √3 जो होता है मेरे दोस्तों वो कितना होता है? 1.732 होता है। ठीक है भाई, चलो दोस्त अब करो। एक 190। देखिए पतंग जो है जमीन से 138 मीटर की हाइट पर हो रही है, 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल है। तो आपसे पूछा है मांझे की लंबाई। तो मांझे की लंबाई क्या डायगनली तो हो जाएगा 138√2। अरे भाई 138√2 नहीं हो जाएगी? हाँ है ना? अरे कुछ तो बोला करो भाई, हैं? समझ में आया कि नहीं? डायग्राम बनाने की कोनो जरूरत नहीं है। अब √2 कितना होता है? √2 होता है अप्रोक्स आपका 1.414, यानी कि 1.4। अब देखिए आंसर जो है वो आपको अप्रोक्स में बताना। ऑप्शन काफी नजदीक है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर 138 को भी मैं 140 मान लूं तो 140 की 1.4 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका? है भाई 196। फिर 2 इंटू 1.4 करेंगे मेरे दोस्तों 2.8, 2.8, यानी कि मेरे दोस्तों आपका 194 से प्लस ही जाना चाहिए। ठीक है भाई, हालांकि 1.414 है मेरे दोस्त यहां पर। ठीक, तो 2 इंटू 1.4 2.8 आएगा, इसका मतलब 193 पॉइंट समथिंग, तो 194 आना चाहिए। अच्छा 194 और 195 दोनों ही मेरे दोस्तों यहां पे अप्रोक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 194 के आसपास इसका आंसर आएगा, 193 पॉइंट समथिंग आएगा ना। देखिए इतना नजदीक नहीं देना चाहिए एग्जामिनर को, ओके। 194 और 195 बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। अभी हमारे उस पर डिपेंड करता है √2 1.4 ले रहे हैं बच्चा कि 1.414 ले रहा है। ठीक है भाई, एग्जैक्ट गुणा करने का टाइम नहीं है, 194 मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 4। ये बताओ जल्दी से। एक काइट पतंग उड़ रही है 120 मीटर की हाइट पे, वो धागे से बंधी हुई है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपसे पूछा है धागे की जो है लंबाई कितनी है। जैसे पतंग है मेरे दोस्तों, पतंग कितनी हाइट पर उड़ रही है? 120 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। धागे से कितना एंगल है? 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे है। ठीक है दोस्त, तो डोरी की लंबाई आपको बतानी है, डोरी की लंबाई आपको बतानी है, करो जल्दी से। देखिए 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3, √3 की वैल्यू 120 मीटर है। 90 के सामने होता है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। √3 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू 40 √3, तो 2 की वैल्यू 80 √3, तो 80 √3 मीटर धागे की जो है आपकी लंबाई आएगी। डी ऑप्शन आंसर है। यार अभी भी 75 √3 बता रहे, कैसे काम चलेगा? कम से कम ये सवाल तो आप ठीक कर लो। हाँ ये बताओ जल्दी से। 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच कोण 30 डिग्री है। तो सीढ़ी का जो बेस है दीवार से कितनी दूरी पर है?
आप मेंटली कर सकते हैं मेरे दोस्तों इस सवाल को कि भाई जैसे आपकी सीढ़ी है, सीढ़ी जो है कितनी लंबी है, 20 मीटर की लंबाई की है सीढ़ी। अब सीढ़ी और दीवार के बीच ये वाला एंगल है, बेस से एंगल नहीं बोला, क्षैतिज से, सीढ़ी और दीवार के बीच एंगल बोला है कितने का, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा है सीढ़ी का जो आधार है दीवार से कितनी दूरी पर है, दीवार से कितनी दूरी पर है सीढ़ी का आधार, आपको ये लेंथ निकालनी है, बताओ कितनी होगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है भाई? आप देख सकते हैं 90 के सामने 20 है तो 30 डिग्री के सामने 10 आएगा, 10 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है भाई, 10√3 बता रहे हैं बच्चे ना, 10√3 जो बच्चे बता रहे हैं वो पूर्णतः गलत हैं भाई। इसीलिए तो सवाल आया है कि आप जानते हुए भी इस सवाल को पेपर में गलत करके आए हैं भाई। सीढ़ी कितने 20 मीटर लंबी, सीढ़ी और दीवार के भी 30 डिग्री का एंगल है भाई। क्या हो गया तुमको, 90 के सामने 20 है तो 30 के सामने 10 होगा, ये 10 आंसर है बच्चा। 20√3 कैसे बता रहे हो, ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सीढ़ी सबसे लंबी होगी ट्राइंगल में, आंसर 20 से छोटा ही आएगा, ये तो संभव ही नहीं थे भाई। ना वफा का जिक्र होगा, ना वफा की बात होगी, या मोहब्बत जिससे भी होगी सीजन निकालने के बाद होगी। फेलिस्टिस रीडर फिर मोहब्बत नहीं होगी, सौदा होगा, कौन कितने में बिका। कहना नहीं चाहिए पर वास्तविकता तो यही है, मोहब्बत जिनको होनी थी हो चुकी है। ये बताइएगा। देखो बढ़िया बढ़िया कमेंट मार रहे हैं बालक। संस्कारी डेंजर कह रहे हैं, क्या नाम रखा, संस्कारी डेंजर। वाह बेटे, दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई, मैं उससे मिलने गया दिल्ली तो वो इटली चली गई, मैं गुस्से में आया घर और छूना चाहा बिजली तो बिजली चली गई। संस्कारी डेंजर, हर जगह भगवान ने आपका साथ दिया, दिल्ली में भी बचाया, इटली भी पहुंचा के बचा लिया और बिजली से भी बचा लिया। पॉजिटिव चीज ढूंढो हर चीज में, समझे। देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 510, देन 50% ऑफ द हाइट ऑफ टावर इज। ठीक है भाई, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि जैसे टावर है, टावर का मतलब एक मीनार, सीधा खंबा होगा, एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी हो गया, और एक टावर है, टावर का टॉप ये हो गया मेरे दोस्तों, इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, यदि मीनार के पैर से, मीनार का पैर हो गया, पॉइंट पी की जो दूरी है वो 510 मीटर है, तो आपसे पूछा है मीनार की हाइट का 50%, क्या इसमें कौन तकलीफ है भाई? एक बात बताओ, ये एंगल है 60 है भाई, अगर 60 डिग्री के सामने 510 है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, 510 बटे √3 होगा ना। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1, ये आ गई टावर की हाइट। आपसे टावर की हाइट का 50% यानी कि इसका आधा पूछा था, आधा, समझे। आप बोलोगे जी सर, देखिए 2 से 10 तो 5 बार चला जाएगा, 51 को अगर √3 से डिवाइड करेंगे तो 17√3, तो 17 पंजे 85, 85√3 सवाल का आंसर आएगा, 85√3, ये ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। है भाई, √3 तो आना ही था, अब 51 में 17 आता है, 17 तो आना ही था। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे, सवाल नंबर है 7। बड़ा खुश हो रहे हैं बच्चे सवाल करके, हैं। टाइप हमने कोई नहीं छोड़ा, हर एक टाइप को निपटाएंगे। बोला 3.5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो दीवार के टॉप तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो दीवार की हाइट है भाई। जैसे मेरे दोस्तों ई है सीढ़ी, सीढ़ी कितनी लंबी है, सीढ़ी तो छोटी सी है भाई, 3.5 मीटर लंबी, इतना तो मैं ही हूं। ठीक है भाई, सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री कोण बनाती, तो ये जो सीढ़ियां दीवार से 60 डिग्री का कोण बना रही है दीवार से, तो आपसे पूछा दीवार की हाइट, करो जरा सवाल, दीवार की हाइट आपको बतानी है, दीवार की, दीवार की हाइट ये है ना, दीवार ये बताना है आपको, बोलो। अब ये 90 है भाई, 90 के सामने 3.5 है तो ये 30 डिग्री हो गया ना, 30 के सामने कितना होगा, 3.5 का आधा, तो दीवार की जो हाइट होगी वो 3.5 का आधा होगी, यानी कि 1.75,
ए ऑप्शन 1.75 मीटर। पूछा होता ना कि सीढ़ी का जो पैर है वो दीवार के बेस से कितनी दूरी पर है, तो आपका आंसर होता 1.75 रूट 3 जी। ये बताइएगा जल्दी से। बच्चे कह रहे हैं सर अब इसके बाद ज्योमेट्री पढ़ाना, मैं सोच रहा हूं एलजेब्रा पढ़ा दूं इसके बाद, ठीक रहेगा। 18 और 30.5 मीटर हाइट वाले दो खंबे के जो शीर्ष है वो तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार हॉरिजॉन्टल 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो आपसे पूछा तार की लंबाई क्या होगी। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं, दो खंबे हैं भाई, एक 18 मीटर हाइट का है और एक आपका 30.5 मीटर की हाइट का है। आप बोलोगे जी सर बहुत ही बढ़िया है भाई, ये तार से जुड़े हुए हैं। ई हो गया हमारा, यहां पे जो है तार से हमने जोड़ दिया टक। तार बेस से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से सीधी रेखा से 30 डिग्री का। तो तार की लंबाई बताओ क्या होगी। इसका मतलब ये आपका तार है, ये तार की लंबाई आपको बतानी है। करो, क्या आप नहीं बताओगे उड़ उड़ के? है भाई, अगर ये 18 ये भी 18, 30.5 तो 12.5 नहीं बचेगा। 30.5 में से ये पूरा 30.5 था, 30.5 में से 18 घटाएंगे 12.5। 30 डिग्री के सामने 12.5 है तो 90 के सामने 25 आ जाएगा। तार की हाइट 25 मीटर। ये लेटेस्ट सीजीएल के सवाल हैं प्री के, और प्री में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, हाय तौबा नहीं मचाएंगे। ये देखिए 9 नंबर सवाल करना। आसान सवाल में कितने खुश हैं बालक। सर क्या पाकिस्तान में यह मैथ पढ़ाया जाता है? अरे पाकिस्तानियों का मैथ गड़बड़ है भाई, उनको पढ़ने की स्थिति में है नहीं। कल मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, जो हमारे एंटरटेनमेंट का एकमात्र साधन है मां महीम के बाद, उनके पैर पे 3 गोली मार दी। अब वो बड़ा मीडिया में आके कहते हैं आपने घबराना नहीं है, देश में जो है पानी पीने तक नहीं, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, खाने तक रोटी नहीं, अंडा एक 30 रुपए का बिक रहा है, दूध जो है 200 रुपए लीटर हो गया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है। लेकिन वो आके कहते हैं आपने घबराना नहीं है। और जब शूटर ने उनके पैर पे 3 गोली मारी होगी, कोई आदमी आके कहे मामाई प्रधानमंत्री जी आपको घबराना नहीं है इमरान साहब, तो उनको कैसा लगेगा, अब तेरी ऐसी तैसी घबराऊ ना तो क्या करूं। जी ये बताइए क्या आंसर है इस सवाल का। बताइए जल्दी से। सवाल आपने पढ़ लिया। दीवार के सहारे एक सीढ़ी ऐसे टिकी हुई है कि ये आधार से कोण थीटा इस प्रकार बनाती है जैसे कि कोसेक थीटा 37/35। यदि सीढ़ी का जो पैर है दीवार से 10.8 मीटर दूरी पर है तो उस पॉइंट की हाइट क्या होगी जहां सीढ़ी का शीर्ष दीवार को छूता है। बहुत अच्छा सवाल, देखिए ये आप बना लिया करो पहले ही, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक। अब जैसे मेरे दोस्तों ये आपकी सीढ़ी है, सीढ़ी जो है मेरे प्यारे भाई कहां है, दीवार से लगी हुई है, सटी हुई है। अब ये जो है सीढ़ी आधार से थीटा एंगल इस प्रकार बनाते हैं कि कॉसेक थीटा है 37/35। कॉसेक होता है मेरे प्यारे भाई हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि 35 हो जाएगा। तो अगर ये 37 से 35 तो कितना हो जाएगा 12, 12 35 37 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब सीढ़ी का पैर ये है, ये दीवार है, दीवार से कितनी दूरी पर है सीढ़ी का पैर, 10.8 मीटर की दूरी पर है। तो 12 की जो वैल्यू है 10.8 मीटर है, कितने गुना 0.9, 12 निम्मा 108। तो आपसे पूछा उस पॉइंट की हाइट बताओ जहां सीढ़ी का शीर्ष दीवार को छूता है, तो यानी कि ये पॉइंट है, यहां आपका सीढ़ी का जो टॉप है दीवार को छू रहा है, ये बताना है। तो 35 की वैल्यू आपको निकालने कितने गुना आ जाएगी, 0.9 टाइम्स आ जाएगी, यानी कि 0.5 यूनिट डिजिट आएगा आपका 31.5 मीटर। तो ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सवाल में आसान ही है प्रश्न। हाँ जी, ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल नंबर 10, इस सवाल को अदरवाइज मत लीजिएगा, ये जो है बड़ा ही कठिन सवाल है, मेंस 2021 के पेपर का क्वेश्चन है, ये करना।
एन पर्सन 1.8 मीटर टॉल इज 30√3 मीटर वेज नहीं अवे होगा है भाई फ्रॉम ए टावर. If the angle of elevation from his eye to the top of tower is 30 डिग्री, then what is the height of tower? ये बताइएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है. अब सुनना मेरे दोस्त ध्यान से. हुआ क्या मेरे दोस्तों, आदमी है. आदमी कितना लंबा है? 1.8 मीटर लंबा है. यहां है माथे में उसकी आंख. अब एक टावर है मेरे प्यारे भी, टावर. ये टावर हो गया, कोनो दिक्कत नहीं. अब ये जो आदमी है ये इस टावर से कितनी दूरी पर है? तो आप कहोगे सर 30√3 मीटर की दूरी पर है. अब आदमी की आंख ये है मेरे दोस्तों, यहां पर 1.8 मीटर लंबा आदमी है. उसकी आंख से इस टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का. तो आपसे पूछिए टावर की हाइट. तो सबसे पहले राइट एंगल देखो भाई, ये 60 है. 60 के सामने अगर 30√3 है तो 30 के सामने कितना होगा? 30 मीटर. यानी कि लेंथ आपकी 30 होगी. ये 30 होगी. आप बोलोगे जी सर. अब आदमी 1.8 मीटर लंबा है तो ये लेंथ भी 1.8 होगी ना, बिल्कुल पैरेलल लेंथ है. तो टावर की जो हाइट होगी 31.8 मीटर आ जाएगी. ये आंसर है सी ऑप्शन. कितना कठिन सवाल था बताओ. 5-10 सेकंड्स में मेंस का सवाल किया जा सकता था. आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ. ये बताइएगा जल्दी से. अरे मजा आ रहा है. जी 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव एक इमारत से 7 मीटर दूरी पर है. यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पांव कितना मीटर दूर खिसकेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है. अब मेरे दोस्तों जैसे ये समझिएगा, ऐसे समझ लेते हैं. ठीक है भाई. 25 मीटर लंबी सीढ़ी. तो मेरे दोस्तों ये सीढ़ी है 25 मीटर लंबी. ये सीढ़ी का पैर है. ये दीवार से कितनी दूरी पर है? दीवार से 7 मीटर की दूरी पर है. तो ये 25 से 7 तो कितना हो जाएगा? 24. 7 24 25 ट्रिपलेट होता है. अब क्या है भाई, ये आपकी सीढ़ी थी मेरे दोस्तों, ये सीढ़ी थी. अब ये बोला है कि सीढ़ी का जो शीर्ष है 4 मीटर फिसल जाता है. फिसल जाने का मतलब कि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर नीचे फिसल गया. ये आ गया मेरे दोस्तों 4 मीटर नीचे फिसल गया, यहां पे आ गया. तो सीढ़ी अब ऐसे आ जाएगी ना. सीढ़ी की जो पोजीशन है पहले ऐसी थी, अब सीढ़ी की पोजीशन ऐसे हो जाएगी. तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि सीढ़ी का पांव कितना दूर फिसलेगा. ये कैसे चौंतसी बना दी मैंने, है ना. भावनाओं को समझो, भावनाओं को. ठीक है भाई. चलो दोस्त, तो इस सवाल में का है कुछ भी नहीं है भाई. 24 से 4 तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 20 बचेगा. आप बोलोगे जी सर 20. सीढ़ी तो अभी भी 25 मीटर की है. तो अगर ये 25 है 20 है तो ये कितना हो जाएगा भैया? 15. अभी 15 20 25 ट्रिपलेट होता है. ये 15 7 तो कितना बचेगा? 8. यानी कि सीढ़ी का जो पैर है वो कितने मीटर पीछे फिसल जाएगा? 8 मीटर. ये आंसर है. डी ऑप्शन करेक्ट है. लक्ष्मण चौहान कहने सर लाइब्रेरी में हो, थोड़ा कम मजाक करो, बहुत जोर से हंसी आ रही है. लक्ष्मण चौहान गौर से देखोगे तो मजाक ही हो रहा है हर जगह. आपके साथ भी ये दुनिया मजाक ही है. और मैं कहां मजाक कर रहा हूं भाई. ये बताइएगा. अगला सवाल. सवाल आपके सामने 12 है जी. जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है. जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मृत्यु हो जाती है, उस प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है. फलस्टिस रीडर कह रहे सत्य वचन. सत्य वचन भाई. ये जो आपने वाक्य कहा है ये पूरे 3 लाख का है. 3 लाख पैसे का. जी ये बताइएगा अगला सवाल. हाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यारा सवाल है. ये लेटेस्ट प्री का ही पूछा हुआ सवाल है. मतलब ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, यही कहना चाहता हूं मैं. 23 मीटर एक लंबा एक खंबा है. 23 मीटर लंबा खंबा, एक खिड़की जो एक गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर स्थित ऊपर स्थित है तक पहुंचता है. ए पोल 23 मीटर लॉन्ग reaches a window which is 3√5 meter above the ground on one side of a street. Keeping its foot at the same point, the pole is turned to other side of a street to reach a window 4√15 meter high.
व्हाट द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, स्ट्रीट की आपको निकालनी है चौड़ाई। नहीं समझे ना सवाल? जैसे भाई ये है, देखो ये नैन मटक्का वाला सवाल है, सड़क है भाई सड़क। अब सड़क के यहां घर है और सड़क के वहां घर है और यहां पे रहते हैं लव बर्ड्स, ठीक है भाई। तो खिड़की से एक दूसरे को ताकते हैं। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये एक खिड़की है 3√5 मीटर की हाइट पर, ये दूसरी खिड़की है 4√15 मीटर की हाइट पर। अब यहां मेरे दोस्तों क्या है, एक पोल है, एक खंबा है 23 मीटर लंबा खंबा। तो दोस्तों 23 मीटर लंबा एक खंबा है जो यहां सड़क के किनारे टिकाया। तो मेरे प्यारे भाई ये 23 मीटर लंबा जो खंबा है मेरे दोस्त, ये क्या करता है, यहां इस खिड़की पे पहुंचता है। अगर इस खंबे के, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लिखा हुआ है खंबे के पैर को सेम पॉइंट पे रखना, खंबे को पैर को सेम पॉइंट पे रखना है और इस खंबे को मेरे दोस्तों यहां से हटा के दूसरी विंडो पे ऐसे टिकाया जा सकता है, इस खंबे को मेरे दोस्त, ठीक है ना। पैर को नहीं चेंज करेंगे और दूसरी खिड़की पे ऐसे टिक जाएगा, ये भी 23 मीटर होगा, 23 मीटर। तो आपसे पूछा सड़क की चौड़ाई, ये चौड़ाई आपको बतानी है सड़क की, करो। तो आपको नहीं लगता कि इसमें केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं भाई, ये 23 है 3√5 है, तो आप बताओ ये लेंथ कितनी आएगी, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर पाइथागोरस लगाएंगे, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 3√5 का स्क्वायर 9 पंजे 45, तो 529 में से 45 घटाएंगे कितना जाएगा भाई, ये हो जाएगा 484, 484 का √22, ये लेंथ तो 22 आ जाएगी। अपन लोग यहां भी पाइथागोरस लगाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्त, है भाई 23 का स्क्वायर 529, 4√15 का स्क्वायर आ जाएगा दोस्त 240, ठीक है भाई, 16 गुणा 15 240, तो कितना आ जाएगा ये 289 आएगा, ठीक है भाई। 289 का √17, तो पाइथागोरस से 17 आएगा। तो सड़क की चौड़ाई आएगी 22 + 17 39, तो 39 मीटर आपकी सड़क की चौड़ाई होगी, सी ऑप्शन। समझ में आया? क्या इसमें कोई समस्या है? आप बोलोगे जी इसमें तो कोई समस्या नहीं, सवाल अच्छा है, ठीक है ना, जैसे सवाल पेपर में आते हैं वैसा ही है। आगे की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों, आज स्पीड कम है हमारी भैया, सवाल भी 37 है हमारे पास। कहां मर गया अगला, ये देखिए 13 नंबर प्रश्न, जवाब दीजिए क्या आंसर है इस सवाल का। ना मेरे प्यारे भाई, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है भाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ कॉम्प्लीमेंट, ये डायरेक्ट कंसेप्ट पे है, डायरेक्ट शॉर्टकट पे, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्टकट नहीं समझाऊंगा, सीधा आप ध्यान रखिएगा। चलो क्या है दोस्त, पॉइंट एम और एन एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रम से 72 और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु हैं और इन बिंदुओं से उस इमारत के टॉप के एलिवेशन एंगल जो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, उन्नयन कोण पूरक है। एक इमारत है, इमारत से दो पॉइंट है एम और एन, कितनी दूरी पर है, 72 और 128 मीटर की दूरी पर है और इन दोनों पॉइंटों से इमारत के टॉप के जो एलिवेशन एंगल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों का सम 90 है। तो आपसे पूछा उस इमारत की हाइट, तो मेरे दोस्तों बिल्डिंग ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा है, कभी भी आपके सामने सवाल पूछा जाए तो h बराबर √ab कंसेप्ट डायरेक्ट हो जाएगा 72 इंटू 128, h बराबर √ab, ठीक है ना। अगर किसी बिल्डिंग के, किसी टावर के दो अलग अलग पॉइंटों से जो एलिवेशन एंगल बन रहे वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, तो देयर इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट h बराबर √ab, ठीक है। 72 में से 36 निकाल लेंगे 6, 2 गुणा 28 256 का √16, तो 96 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे, 7 तो आएगा नहीं कहीं से भी, 0 भी नहीं आएगा, ये आंसर है बी ऑप्शन। अंकुर कह रहे सर मुझे 3 दिन से कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर आप यहां क्या कर रहे हो भाई? अंकित शर्मा कह रहे हैं सर मैंने राकेश सर का बैच लिया है, सर कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं, जबरदस्त एकदम है भाई, माइनस को 0 बनाते हैं, इधर देखिएगा। सर 13 का डायग्राम बताइए प्लीज। डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है भाई, जब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया तो नो नीड टू ड्रॉ एनी डायग्राम, ठीक है भाई। मैथमेटिक्स एनालिसिस कह रहे हैं, बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है ये सब, बिल्कुल मैथमेटिक्स एनालिसिस
प्री में बच्चों का ही सवाल आता है, और आप बच्चे ही तो हो, कौन सा बुढ़ा गए हो। अगर आप अपने आप को बुजुर्ग कह रहे हो या अधेड़ उम्र का व्यक्ति कह रहे हो तो ठीक है। ठीक। और एसएससी साफ साफ बोलती है कि 9th 10th का सिलेबस है, 9वीं 10वीं का है भाई। तो बच्चों का सवाल ना पूछेगी एसएससी में। सैलरी, जितनी सैलरी वैसा सवाल वैसा एग्जाम। एसएससी में कितनी सैलरी मिली आपको? 80,000, 1 लाख, तो उसी के हिसाब से सवाल पूछेगा ना। आपको सीईओ थोड़ा ना बना रहा है सुंदर पिचाई की तरह कि 300 करोड़ रुपए साल का पैकेज है और उस हिसाब से इंटरव्यू होगा वहां पे। जैसा पैसा जेब में आएगा वैसा सवाल पूछा जाएगा। ये बताइए, सवाल नंबर 14 है। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा फेमस है। ध्यान से सुनिएगा। जब सूरज का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 8.4 सेंटीमीटर, ये मीटर होना चाहिए था, बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा मीनार की हाइट क्या होगी जी। ये है आपके सामने क्वेश्चन, करना जरा। 8 पॉइंट को कि सेंटीमीटर में थोड़ा ना होती है मीनार। भाई आपके पास एक मीनार है, अब सूरज का एलिवेशन एंगल था 45 डिग्री, 45 डिग्री एलिवेशन एंगल था, मतलब ये। तो छाया बन रही थी आपकी इतनी, ये इतनी छाया थी। लेकिन जब एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि छोटा हो गया, तो छाया बढ़ गई। यानी कि अब छाया कितनी बन रही है? इतनी बड़ी बन रही है। ये 8.4 मीटर मेरे प्यारे भाई आपकी जो है छाया की जो लंबाई है बढ़ गई। तो आपसे पूछे मीनार की हाइट कितनी है, करो दोस्त। अब सुनिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया कि हमेशा इस लेंथ को 1 मान लो, ये 1 है, ये भी 1 होगा। भाई अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो ये पूरा 60 है। 60 के सामने कितना हो जाएगा? ये आपका √3 हो जाएगा, √3 पूरा। तो कितना बचेगा? √3 - 1। तो √3 - 1 यूनिट बचेगा। √3 - 1 यूनिट की वैल्यू 8.4 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8.4 अपॉन √3 - 1। बात समझ में आ गई? भाई अगर √3 - 1 की वैल्यू 8.4 मीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8.4 अपॉन √3 - 1। ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे √3 + 1 से, नीचे 2 बन जाएगा। तो 8.4 अपॉन 2 4.2, तो 4.2 इंटू √3 + 1 क्या है जी? ये वाला आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ में आ गया? सभी बच्चे कर पा रहे हैं? वेरी गुड, इतना ही स्पिरिट चाहिए। अगला सवाल, सवाल आपके सामने है दोस्त, यहां पर 15 नंबर। ठीक है भाई, अब स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी। ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ 2 पॉइंट है जिनके बीच की दूरी है 50। इन पॉइंट से पेड़ की चोटी का जो एलिवेशन एंगल है 60 और 30 है। तो आपसे पूछा है पेड़ की ऊंचाई का 40% कितना होगा। अब जैसे आपका पेड़ है, पेड़ के एक ही तरफ 2 पॉइंट हैं, उनसे एलिवेशन एंगल दे रखे हैं आपको 60 और 30। तो भाई नजदीक 60 होगा, दूर 30 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी दी है आपको? 50 मीटर की दी है, 50 मीटर। आपसे पूछा पेड़ की हाइट का 40%, कोई दिक्कत नहीं। क्या सिखाया हमने? इस लेंथ को 1 मान लो, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? √3। अब देखिएगा, बड़े ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? √3 का √3 गुना 3, ये 3 आ जाएगा। तो कितना बचा जी? 2। भाई ये पूरा 3 आ गए, 1 है, 3 - 1 2, 2 की वैल्यू 50 मीटर है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 25, तो 25 √3 आ गया। तो 25 √3 मीटर आ गया मेरे प्यारे भाई आपका पेड़ की हाइट। इसका 40% निकालना है। 40% का मतलब इसका 2/5 करना है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 10 √3। तो 10 √3 मीटर इस सवाल का आंसर हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हैं, ये बताइएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा स्टूडेंट, यहां पर 16 नंबर प्रश्न। जवाब दीजिएगा भाई, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, करना। आया है? यस, ये वाला जो क्वेश्चन है 2020 के मींस का है। तो ऐसा नहीं कि प्री में ही आसान क्वेश्चन आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस और मैक्सिमम मतलब फ्री का नंबर। 2020 मींस में टू पिलर्स ए एंड बी ऑफ द सेम हाइट आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए रोड विच इज 40 मीटर वाइड है भाई। क्या
भाई आपके पास दो पिलर हैं ए और बी सेम हाइट के मेरे दोस्तों, ये दो पिलर हैं ए और बी सेम हाइट के, ठीक है, और एक रोड के आजू बाजू हैं, ये ए है ये बी है। रोड कितनी चौड़ी है? 40 मीटर चौड़ी रोड है, 40 मीटर चौड़ी रोड है, ठीक है भाई। दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर एक पॉइंट से ए और बी के एलिवेशन एंगल 30 और 45 है। अब इस सड़क पर कोई पॉइंट है, उससे क्या है, दोनों के ए और बी के एलिवेशन एंगल 30 और 45 डिग्री है। तो सपोज यहां पे कोई पॉइंट हो गया, ये एंगल मेरे प्यारे भाई 30 डिग्री का है और ये एंगल स्टूडेंट आपके सामने 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो आपसे पूछा है व्हाट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ पिलर ए। तो इस पॉइंट की, पॉइंट पी मान ले, तो इस पॉइंट पी की ए के फुट से डिस्टेंस क्या है? ए के फुट से डिस्टेंस आपको ये निकालना है, करो जल्दी से। अब देखिए दोनों पिलर सेम हाइट के हैं, है भाई, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 45 डिग्री के सामने 1, मैंने इस लेंथ को 1 मान लिया, तो ये भी 1 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 30 के सामने 1 है, तो आप बताओ 60 के सामने √3 आ जाएगा ना, बोलो। 45 के सामने 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा ना, तो ये टोटल कितना हो गया? √3 + 1। तो क्वेश्चन में √3 + 1 की वैल्यू जो है वो 40 मीटर दी हुई है, रोड की चौड़ाई जो 40 मीटर दी हुई है, 40। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा स्टूडेंट ये चीज, ये पॉइंट पी की ए के फुट से डिस्टेंस √3 की वैल्यू पूछी है, तो एक की वैल्यू आ गई 40/√3 + 1 और आपसे √3 की वैल्यू यहां से पूछी गई थी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करके दे रखा है भाई, यहां पे ऊपर नीचे √3 - 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, √3 - 1 से ऊपर नीचे, तो √3 + 1 √3 - 1 2 हो जाएगा ना 20, √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - √3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 20 × 3 - √3, सी ऑप्शन आंसर है। समझ पाए? कुछ कठिन नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सा। एक और लेंगे दोस्त, सवाल आपके सामने आएगा। कहां मर गया सवाल? ये था 16, 70 नंबर क्वेश्चन, बनाए जल्दी से। ठीक है, ये लाइव खत्म होने से पहले 10,000+ लाइक्स हो जाने चाहिए, अदरवाइज हमें मजा नहीं आएगा, और मुझे मजा नहीं आएगा तो तुम्हें तकलीफ होगी। वो सिचुएशन निकालकर मेरे पास आई और बोली तू कुछ नहीं कर सकता, अब उसे सीजल निकाल के दिखाना है। वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड अंशुल, ठीक है दोस्त। फिर उससे भी बोलना, उससे भी बोलना तू भी कुछ नहीं कहा तूने भी, अब तो यूपीएससी निकाल के दिखा। आज आप जिगर भी मांगोगे तो हम, क्या बोल रहा है ये, दर्द दिल देने की कोशिश कर रहा है वो। जी ये बताइएगा। आज आप जिगर भी मांगोगे तो हम दे देंगे, दिल भी मांगोगे तो दे देंगे, रोटी कपड़ा और मकान भी दे देंगे, तीनों फिल्मों की सीडी है आकर ले जाना। और फेरेसिस रीडर बड़ा जबरदस्त भाई, वेरी गुड, तालियां इनके लिए। आपको तो स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए, सस्ते बन सकते हैं आप। चलो ये बताइएगा जल्दी से, अर्थमेटिक का कोई चैप्टर कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे भाई, चिंता ना करो। हाँ, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 42 मीटर हाइट अबव सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 45 डिग्री। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई आपके पास एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस कितने हाइट का है? 42 मीटर ऊंचा है जमीन से। अब ये मेरे दोस्तों आपका है सी। अब एक जहाज है मेरे दोस्तों, तो जहाज का जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है, क्योंकि लाइट हाउस की तरफ आ रहा है। तो जहाज पहले यहां था, देखा हमने, तो ये डिप्रेशन एंगल तो ये वाला बनेगा 30 डिग्री, ये भी 30 हो जाएगा ना। फिर कुछ देर बाद जहाज यहां पे आ गया, तो अब ये एंगल हो गया मेरे दोस्तों 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि इस टाइम इंटरवल में जहाज ने कितनी दूरी तय करी, तो जहाज ने इतनी दूरी तय करी, आपको ये निकालना है।
तो 45 के सामने स्टूडेंट अगर ये 1 है भैया, तो ये भी 1 होगा। अब 30 के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? पूरा √3। तो कितना बचा? √3 - 1। ये √3 - 1 यूनिट होगा भाई। अगर 1 की वैल्यू 42 मीटर है तो √3 - 1 की वैल्यू पूछी है, तो 42 √3 - 1 आएगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई ये आंसर तो हो नहीं सकता, निगेटिव आ रहा है, ये भी नहीं होगा, बराबर कैसे आ रहा है? ठीक है भाई, चलेगा। अगला सवाल है आपके सामने यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग 18 जी। ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा। The angle of elevation of top of tower 25 √3 meter high from 2 points on the level ground on its opposite side are 45 and 60. What is the distance between the 2 points? Correct to 1 decimal place. ये जो सवाल है आपके सामने, ये 2020 के मेंस के एग्जाम का है बच्चों, सुनिएगा। अब यहां पे बोला एक टावर है 25 √3 मीटर हाइट वाला। अब जो है समतल मैदान पे 2 पॉइंट हैं, और यहां पे साफ साफ बोल रखा है इसके दोनों ओर, मतलब एक पॉइंट इधर है एक उधर है, उनसे एलिवेशन एंगल 45 और 60 है। तो भाई आपके सामने एक टावर है, कितना ऊंचा टावर है? 25 √3 मीटर टावर है ऊंचा। अब इसके दोनों ओर 2 पॉइंट हैं, उनसे जो इसके टॉप के एलिवेशन एंगल बन रहे हैं 45 और 60, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 45 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है। आपसे पूछा है दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, आपसे इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है और डेसिमल में आंसर बताना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब 45 के सामने 25 √3 है, तो ये लेंथ भी 25 √3 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब 60 डिग्री के सामने 25 √3 है मेरे प्यारे भाई, तो ये 30 है ना, 30 डिग्री के सामने 25 होगा, तो पूरा क्या आ गया? पूरा आ गया मेरे दोस्तों ये 25 √3 + 25। तो 25 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, √3 + 1। √3 + 1 क्या होता है? √3 + 1 होता है 2.73, 2.73 है ना। √3 + 1 क्या हो जाएगा? 2.73, √3 अप्रोक्स 1.73 होता है। तो यानी कि 25 दूनी 50, आंसर 50 से बड़ा आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। 50 और 25 सत्ते 175, यानी कि लगभग 18, तो 68 के आसपास आंसर आएगा, 68 के आसपास ये आंसर है, डी। डी ऑप्शन करेक्ट है, 68.3। बोलो कोई समस्या? इसमें समस्या है ही नहीं, आसान सवाल था ये भी। आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ, 19 नंबर। ये बनाइएगा जल्दी से, करो। ये बताइएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 195 मीटर हाई क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए अच्छा सवाल लग रहा है मेरे प्यारे भाई, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। एक आपके पास चट्टान है, चट्टान कितनी ऊंची? 195 मीटर ऊंची चट्टान है, बढ़िया लग रही है चट्टान। बोला इसकी टॉप से, इसकी चोटी से एक मीनार के टॉप और फुट का जो एलिवेशन एंगल है 30 और 60 है। तो यानी कि सॉरी डिप्रेशन एंगल, यानी कि मेरे दोस्तों ये जो आपका टावर है, ये जो आपकी मीनार है, ये छोटी होगी। अब चट्टान के टॉप से है भाई, अगर आप इस टावर के टॉप को देखोगे तो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, यानी कि टावर छोटा है, और डिप्रेशन एंगल कितने? 30 और 60। तो भाई इसका डिप्रेशन एंगल ये 30 डिग्री है, आप बोलोगे हाँ जी सर। और इसका जो डिप्रेशन एंगल है मेरे प्यारे भाई ये 60 डिग्री है फुट का। तो आपसे पूछा टावर की हाइट कितनी है, यानी कि आपको ये लेंथ निकालनी है जी, ये टावर की हाइट कितने करो। अब आपके सामने यहां पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ कॉमन है, इसी पे ध्यान देना है। सबसे पहले छोटा राइट एंगल पिक करो, 30 डिग्री के सामने 1 है छोटे में, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? √3 होगा है भाई। तो भाई अगर ये लेंथ √3 है मेरे प्यारे भाई, तो ये लेंथ भी तो √3 आएगी, √3। आप बोलोगे जी सर ये भी √3 आएगी। अब बड़ा राइट एंगल देखो, बड़ा राइट एंगल में ये 60 है और ये आपका 30 बचा। अगर 30 के सामने √3 है, 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने कितना होगा? √3 का √3 गुना 3 यूनिट,
तो जो पूरी लेंथ है आपकी 3 आ गई। 3 की वैल्यू सवाल में 195 मीटर दे रखी है। आपसे पूछा ये कितना है भाई, ये पूरा 3 है, ये कितना है यहां से यहां तक 1 है, तो कितना बचा 2 यूनिट। ये 2 यूनिट बचा कि नहीं, आप बोलोगे जी सर, तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यहां पे 3 की वैल्यू 195, 1 की वैल्यू 65, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 130 मीटर। तो 130 मीटर इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, ये 3 यूनिट है पूरा, ये 1 है तो ये 2 बचेगा, 2 की वैल्यू 130 मीटर। बेहतरीन सवाल है दोस्त। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 20। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, ये भी देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्रीवियस ईयर का प्री का। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई। 55 मिनट में 20 सवाल हुए, चलो ठीक है स्पीड। 3 यूनिट कैसे आया? अरे भाई बड़ा राइट एंगल देखो ना, बड़ा वाला, जितना जरूरी है उतना ही देखो, बाकी अंधा बन जाए। बड़ा राइट एंगल में ये कितना है, √3 है, ये 60 है, तो ये 30 बचा। 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने √3 का √3 गुना 3 ही तो आएगा। ये देखिएगा, ए वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ऑफ ए ग्राउंड इन सच ए वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखिए बहुत बढ़िया, आपके पास एक पोल है खंबा और आपके पास एक टावर है। मैंने टावर को बड़ा क्यों बनाया, देखिए लैंग्वेज को पढ़ा करो। एलिवेशन मतलब ऊंचा, डिप्रेशन मतलब नीचा, यहीं से पता चलता है ना। ये सेम ग्राउंड लेवल पे है पोल और आपके पास टावर, ये पोल है। अब सुनिएगा क्या कहना चाह रहा है कि पोल के टॉप से, ठीक है भाई, पोल के टॉप से मेरे दोस्तों टावर के टॉप का, ये टावर है, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल ये 60 डिग्री है। और पोल के ही टॉप से, ये पोल का टॉप है, टावर के बॉटम का, टावर के बॉटम का, ये टावर का बॉटम है ना, टावर के बॉटम का डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री। ये डिप्रेशन एंगल ये 30 है, तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, सवाल में बोला है कि अगर टावर की हाइट 76 है, ये पूरा टावर, टावर की हाइट अगर 76 मीटर है, तो सवाल है आपसे पोल की हाइट क्या है, करो, पोल की हाइट निकालनी है। तो यहां भी 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनने, पहले छोटे को पिक करो आप भाई। 30 डिग्री के सामने अगर स्टूडेंट 1 है तो ये 60 होगा, 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3। बच्चा पार्टी अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिएगा भाई, ये 60 है तो 30 आएगा, 30 के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3 का √3 गुना 3 आ जाएगा भाई। अब स्टूडेंट ये 1 है तो इसके सामने ये भी 1 आएगा ना, ये भी 1 आएगा, ये 1 है तो ये भी 1 आएगा, तो टोटल कितना होगा, 3 और 1 4, टोटल 4 हो गया। 4 की वैल्यू आपको 76 मीटर दे रखी है टावर की हाइट। आपसे पूछा पोल, तो पोल की आ जाएगी 1 की वैल्यू 19 मीटर। ये आंसर है 19 चौक 76। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्त। अरे समझ में आया, या समझ में आ गया होगा सभी को। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 21। ये बनाइएगा जल्दी से। इसके अलावा भी ये मैं मेंस लेवल तक का बता दे रहा हूं एक ही बार में, उसके लिए भी आपको अब अलग से स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंट 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेसिस 30 डिग्री। भाई एक टावर बना रहे हैं हम, है ना, लेकिन वो अभी पूरा बना नहीं है, अधूरा ही बना है ना, उसके आगे भी बनाना है। तो इसके बेस से 78 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, पी मान लेते हैं सपोज, और इस पॉइंट से इस टावर के जो टॉप का एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर ये अच्छी बात है, टावर की हाइट को कितना और बढ़ाया जाए जिससे कि उसी पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो जाए। यानी कि कहने का मतलब इस टावर की हाइट को कितना और बढ़ाया जाए, ये कितना और आप बढ़ाओ जिससे कि सेम इसी पॉइंट से पी से ही टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल ये कितना बन जाए, 60 डिग्री बन जाए। ये सवाल है आपके सामने। अब करो दोस्त। तो यहां पे 2 राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं,
छोटा बड़ा, तो छोटे में ध्यान दो भाई, छोटे में 30 डिग्री के सामने एक है, छोटे में देखिएगा तो 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर √3 हो जाएगा। अब बड़े राइट एंगल को देखो, ये 60 है तो ये 30 होगा। अगर 30 के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने कितना आएगा, 3 आएगा। आप बोलोगे जी सर अब पूरा 3 है, ये 1 है तो कितना बचेगा, 2, 2 बढ़ाना पड़ेगा भाई। √3 की वैल्यू 78 मीटर, √3 की वैल्यू 78 है तो 1 की वैल्यू 26 √3। अगर 1 की वैल्यू 26 √3 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 √3। तो 52 √3 मेरे दोस्तों आपको इंक्रीज करना होगा, ये आंसर है। देखिए कैलकुलेशन रेशियो में करो हैं? देखिए बच्चा कह रहा आज मजा नहीं आ रहा क्वेश्चन में। देखिए मजा लेने के लिए थोड़ना है, नौकरी लेने के लिए है। आपको मजा लेना है ना तो ओलंपियाड के सवाल करिए, मजा आएगा, पैसा नहीं आएगा, नौकरी नहीं आएगी। वैसा पढ़ो, इतना पढ़ो जिससे सिलेक्शन हो, दैट्स इट। और इसको फिर छोड़ दो, जीवन में दबी दोबारा मत पढ़ना, किसी काम का नहीं है। 52 √3 इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी को बात समझ में आई? आगे चलेंगे, ठीक है ना। मजा भी देंगे भैया, 1 सेकंड थोड़ा इंतजार करो आप। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 22। ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का। जी, ए पोस्टर है, ए पोस्टर इज ऑन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। अच्छा, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोस्टर and bottom of poster are 45 and 30 respectively. What is the 200% of the height of the poster? पोस्टर की हाइट का 200% क्या है? बहुत ही आसान सवाल है भाई। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर लगा है पोस्टर, ठीक है ना, बिल्डिंग के ऊपर लगा है पोस्टर RRR फिल्म का, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है इसमें? अब सुनिएगा, एक व्यक्ति है जो इमारत से कितनी दूरी पर खड़ा है, इमारत से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, सपोज यहां पॉइंट P पे, और आपसे बोला है कि इस पॉइंट से इस पोस्टर के ऊपरी और निचले हिस्से का एलिवेशन एंगल 45-30 है। तो ऊपरी हिस्से को देखेंगे तो एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है, और निचले हिस्से को देखेंगे मेरे प्यारे भाई यहां पे ये पोस्टर का, तो ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो आपसे पूछा पोस्टर की हाइट का 200%, तो पहले पोस्टर की हाइट तो निकालो। तो छोटा ट्राइंगल देखो भाई, 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा। आप बोलोगे जी सर। अब बड़ा ट्राइंगल देखो, ये 45 है, अब ये √3 है मेरे दोस्तों, तो ये भी √3 होगा पूरा भाई। ये 45 डिग्री है ना बड़का ट्राइंगल में, ये √3 है तो फिर ये भी √3 हो जाएगा पूरा। ये कितना बचेगा, √3 - 1, √3 - 1 यूनिट बचेगा कि नहीं। अगर √3 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 50 √3, 1 की वैल्यू 50 √3 आ गई तो √3 - 1 की वैल्यू मेरे दोस्तों ये आ जाएगी। यहां तक कोई परेशानी नहीं, ये आ जाएगा दोस्त। ये आपके पोस्टर की हाइट आ गई, इसका 200% निकालना है, मतलब इसका दुगना करना है। तो 100/√3 इंटू, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है दोस्त। ऊपर नीचे √3 से गुणा करके लिख दिया है यहां पे ना, 100/3 और ऊपर 3 - √3। आ गया सभी का? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये बच्चा कह रहा है, ये देखिए सर शाम 6 से 8 वाले में मुझे अनब्लॉक कर दीजिए, मैं डाउट नहीं पूछ पा रहा। भाई मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है। ब्लॉक नहीं करते हम किसी को भी। ये बताइएगा जल्दी से, सवाल आपके सामने आएगा यहां पर 23 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बस हम इसके लास्ट उस पे आ चुके हैं, ये देखिएगा। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेड़ टूटने वाला चक्रवात में बहुत ज्यादा आता है, बताइएगा। सर हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। टाइम ही तो नहीं है, टाइम होता तो फिर ऐसी हालत होती ही। देखिएगा, ए स्टेट वर्टिकल पोल वॉज ब्रोकन ड्यूरिंग ए साइक्लोन इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टच्ड द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6√3 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ पोल। भाई आपके पास है पोल था खंबा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये चक्रवात आया मेरे दोस्तों, है भी
आंधी आई, तूफान आया और ये आपका जो है पोल बीच में से टूट गया और ग्राउंड से मेरे दोस्तों जा लगा जमीन से। इसका मतलब जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी ना, यही हिस्सा तो टूट के नीचे आ गया है। ठीक है भाई। और इस पोल का जो निचला भाग है वो जमीन से कितनी हाइट पर छू रहा है 6√3 मीटर की डिस्टेंस पे। और ये 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे पूछा पोल की हाइट क्या होगी, तो आसान सवाल, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता भाई। ये तो 60 है ना, ये तो 60 है ना भाई। 60 के सामने 6√3 है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? 6। अगर 30 के सामने 6 है तो भाई ये 90, 90 के सामने कितना होगा? 12। ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो इसका मतलब पोल की जो टोटल हाइट होगी 6 12 18 होगी, 18। ठीक, आगे चलेगा। ये सारे सीजीएल सीएचएसएल के आपके प्री के और मेंस के सवाल थे लेटेस्ट। 2 क्वेश्चन और हैं 24 और 25। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, ये सवाल है सीडीएस 2022 के पेपर का, जवाब दीजिएगा। From an aeroplane flying above a river at an altitude of 1200 meter, it is observed that the angle of depression of opposite point on the two banks of river are 30 degree and theta. ठीक, if the width of river is 3000 meter, नदी की चौड़ाई 3000 मीटर है, then which one of the following is correct? इनमें में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइएगा। एक नदी के ऊपर 1200 मीटर की हाइट पर एक हवाई जहाज उड़ रहा, उसने देखा कि नदी के दोनों किनारों पर 2 पॉइंट है और उनके डिप्रेशन एंगल 30 और थीटा है। नदी की जो चौड़ाई 3000 मीटर है, थीटा की आपको रेंज बतानी है कि थीटा मेरे प्यारे भाई किस रेंज में है इसमें से। तो आपको थीटा की रेंज बतानी, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए। बताओ ये किससे कट रहा है? तो आप कहोगे सर 600 से। 2 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। मतलब आप ऐसे कहो कि जैसे आपकी नदी है, नदी कितनी चौड़ी है? 5 मीटर चौड़ी है। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है मेरे दोस्तों, यहां पर ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ऐसे समझिए। ठीक है ना, हवाई जहाज जो है जमीन से कितनी हाइट पर है? 2 की हाइट पर है। अब यहां पे नदी के किनारों पर 2 पॉइंट है, उनके जो डिप्रेशन एंगल है मेरे प्यारे भाई वो है 30 डिग्री और थीटा। मतलब ये 30 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा भाई। यहां डिप्रेशन एंगल इस पॉइंट का थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आपसे पूछा थीटा की रेंज। थीटा की रेंज तभी पता चलेगी, राइट एंगल ट्राइंगल है, जब मुझे ये पता चले ये कितना होगा। करना जरा इस सवाल में, थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है लॉजिकली। भाई अगर 30 डिग्री के सामने 2 है तो आप मुझे बताइए कि यहां पे ये कितना हो जाएगा? 60। 60 के सामने कितना हो जाएगा? 2√3। ये 2√3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अप्रोक्स कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये अप्रोक्स आपका हो जाएगा √3 1.7 होता है, 3.4। ये अप्रोक्स 3.4 हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा ना। तो यानी कि अगर ये पूरी नदी की चौड़ाई 5 है तो कितना बचेगा? 1.6 बचेगा अप्रोक्स में। तो अगर मैं यहां से tan थीटा निकालू तो tan थीटा आएगा मेरे प्यारे में, यहां से अप्रोक्स आएगा 2/1.6, यानी कि मेरे प्यारे भाई है भी 5/4। 5/4 का मतलब 1.25। तो tan थीटा 1.25 आएगा अप्रोक्स, लगभग। यानी कि थीटा की रेंज क्या होगी फिर? थीटा की जो रेंज होगी 45 से 90 के बीच। एक्चुअली में 45 से 60 के बीच थीटा की रेंज आ जाएगी। 45 से 60 के बीच ज्यादा ठीक रहेगा बोलना, 90 नहीं। ठीक है दोस्त, ओके। tan 45 कितना होता है? 1, और जबकि tan 60 होता है √3। हमारे tan थीटा का मान आया है अप्रोक्स 1.25। तो यानी कि थीटा की जो रेंज होगी वो 45 से 60 डिग्री के बीच में होगी। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? काफी अच्छा सवाल उन्होंने बनाने की कोशिश करी है। बी फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ये नदी है, नदी 3000 मीटर चौड़ी है और एक हवाई जहाज उड़ा रहा है 1200 की हाइट पर। मैंने रेशियो ले लिया। अब ये हवाई जहाज 2 की हाइट पर उड़ा रहा है। नदी की जो चौड़ाई है मेरे दोस्तों 5 है। ट्रिकी सवाल है ये थोड़ा सा।
अब यहां पे नदी के किनारे पर दो पॉइंट है, उनके जो डिप्रेशन एंगल है 30 और 60 है। डिप्रेशन एंगल ऊपर से होता है भाई, ये 30 होना चाहिए था, लेकिन ये भी 30 हो जाएगा, ये थीटा। तो अगर 30 डिग्री के सामने 2 है तो 60, 60 के सामने 2√3, 2√3 का मतलब अप्रोक्स 3.4। तो मेरे दोस्त ये कितना बचेगा फिर? 1.6 बचेगा। यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर बटे BC आएगा 1.25 अप्रोक्स में। 1.25 1 से बड़ा है, यानी कि 45 डिग्री से बड़ा एंगल होगा। लेकिन √3 tan 60 होता है √3 मतलब 1.73, उससे छोटा है, तो 45 से 60 के बीच में आएगा ये एंगल। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 25। ठीक है, इसके बाद अपन लोग मैक्सिमम मिनिमा करेंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आने की प्रोबेबिलिटी पेपर में ज्यादा है, उम्मीद इसका सवाल, इसलिए मैंने ये पहले करवा दिया कि लेक्चर का स्टार्टिंग पार्ट तो सब देखेंगे ना। जी, ये है जिनको मजा चाहिए सवालों में, ठीक है ना, तो ये मजेदार सवाल है। छोटा कर देते हैं हम थोड़ा सा, और इसको भी हम फीलिंग के साथ करेंगे। ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ ए मॉल बिल्डिंग इज 75 मीटर हाई। टू एन ऑब्जर्वर एट ए हाइट ऑफ 400 मीटर द मॉल बिल्डिंग एट द पोल सबटेंड इक्वल एंगल थीटा। इफ हाइट ऑफ मॉल बिल्डिंग इज 325 मीटर देन फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द पोल। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यह है एक क्या है भाई, एक मॉल बिल्डिंग है, ये एक मॉल है। ठीक है, ये मॉल बिल्डिंग की हाइट कितने? 325 मीटर है। मॉल की हाइट कितने? 325 मीटर। अब इसके ऊपर जो लगा हुआ एक फ्लैग पोल लगा हुआ है, फ्लैग पोल, इसके ऊपर लगा एक फ्लैग पोल, झंडा एक तरीके से लगा हुआ है 75 मीटर का। आप बोलोगे जी सर ठीक। अब एक ऑब्जर्वर है जो जमीन से 400 मीटर की हाइट पर है। अगर आप ध्यान से देखिए तो 325 प्लस 75 कितना हो गया? 400। यानी कि ऑब्जर्वर जो होगा जमीन से 400 मीटर की हाइट पर है। इसका मतलब ये तो आपकी जमीन होगी क्षैतिज रेखा है भाई, ये तो आपकी जमीन होगी सीधी सीधी 400 मीटर की हाइट पर है। यानी कि ऑब्जर्वर कहां पे आ जाएगा? ऑब्जर्वर की आंख जो है यहीं पे आ जाएगी, ऑब्जर्वर यहीं आ गया बिल्कुल इसके बराबर में। अब बोला गया है कि ये मॉल बिल्डिंग जो है और ये फ्लैग पोल है, ऑब्जर्वर की आंख पे इक्वल एंगल बनाते हैं। ठीक है ना, ये तो बोला इक्वल एंगल बनाते हैं। इक्वल एंगल बनाने का क्या मतलब है? जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे दोस्तों, ये आंख है, ये कितना एंगल बनाएगा? तो भाई आंख क्या देखती है भाई? ऐसे ऐसे 10 ये पास करती है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये ऑब्जेक्ट आदमी की आंख पे इतना एंगल बनाएगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो भाई ये आपका फ्लैग पोल है, कितने हाइट का? 75 मीटर। तो आदमी की आंख पे मेरे दोस्तों सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है। अब ये आपका मॉल बिल्डिंग है, मॉल बिल्डिंग भी आदमी की आंख पे थीटा ही एंगल बनाएगा। तो ये मॉल बिल्डिंग का टॉप है, ये बॉटम है, तो ये आदमी की आंख को मिला दो मेरे प्यारे भाई, ये एंगल भी यहां पर थीटा बन रहा है। ये एंगल 90 डिग्री का होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 400 400 बराबर हैं। तो आपसे पूछा है फ्लैग पोल और आदमी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये आपका फ्लैग पोल है, ये आदमी, इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 36 दूरी, आपको ये बताना है, ये डिस्टेंस करो, जवाब दीजिएगा। तो मेरे दोस्त तरीके इसको बहुत सारे, आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री tan 2 थीटा का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये ज्योमेट्री से ज्यादा आसान है। आपको मेरे प्यारे भाई ये दिखाई दे रहा है एक ट्राइंगल, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल। और ये क्या? ये जो लाइन एक तरीके से एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्वि भाजक। किसी भी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर जब खींचेंगे तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अभी अगर आपके सामने एक ट्राइंगल है और ये उसका एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी, तो नियम कायदा कानून क्या है कि एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो वही होगा जिस रेशियो में एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। तो ये यहां पे लगा सकते हैं भाई, ये एंगल बाइसेक्टर है अपन लोगों का है भाई, ये 75 है, 325 है, रेशियो कितना है? 25 तिया 75, 25 से कम 25, 7 25 तिया 75, 3 13। ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 3:13 में बांट रहा है, 3:13 में।
तो एंगल बनाने वाली साइड भी 3:13 के रेशियो में होंगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एंगल बनाने वाली साइड भी 3:13 के रेशियो में होंगी। आप बोलोगे बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। अब बताओ स्टूडेंट, अगर ये 13 है ये 3 है, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा? 169 माइनस 9 रूट 160। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा भाई? ये 13 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 169 माइनस 9 रूट 160। रूट 160 का मतलब 4 रूट 10, 4 रूट 10। और 4 रूट 10 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 400 मीटर। ये 4 रूट 10 आ जाएगा पाइथागोरस से, 400 मीटर है। कितने गुना है मेरे प्यारे भाई? 100 बटे रूट 10, 10 रूट 10 गुना है, तो 1 की वैल्यू 10 रूट 10 आ गई। आपसे 3 की वैल्यू पूछी है, तो 30 रूट 10, 30 रूट 10 मीटर मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहां पर। बताइए, समझ में आया? मजा आया? है ना? ये स्मार्टेस्ट अप्रोच है इस टाइप के सवाल को करने की, अगर आपको कंसेप्ट पता है। चलिए, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने आपको पूरा रिवीजन कराया, एक भी ऐसा टाइप नहीं है जो हमने छोड़ा हो। इसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब आगे चलते मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में देखिए, मैक्सिमम मिनिमा का मतलब है डिफरेंशिएशन कैलकुलस। ठीक है भाई, डेरिवेटिव पे मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, लेकिन आपके पेपर में ट्रिग्नोमेट्री या एलजेब्रा की मैक्सिमम मिनिमा उन्हीं सवालों को निकालने के लिए पूछा जाता है जिनमें बिना डेरिवेटिव का यूज करे, बिना कैलकुलस लगाए किया जा सके। मतलब बहुत ही चिरकुट और निम्न स्तर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जुगाड़बाजी से सॉल्व हो जाते हैं, उनमें कैलकुलस की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअल मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका ही केवल डिफरेंशिएशन करना है। तो कुछ फिक्स पैटर्न के सवाल ही आपके पेपर में बन सकते हैं। वो पैटर्न अगर आपको याद है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, इनकी रेंज कहां से कहां तक होती है? साइन थीटा, साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। कॉस थीटा, कॉस थीटा की रेंज -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है। टेन थीटा, टेन थीटा -अनंत से +अनंत तक कुछ भी हो सकता है। कॉट थीटा, कॉट थीटा -अनंत से +अनंत तक कुछ भी हो सकता है। यहां तक सभी जानते ही। कुछ कुछ बच्चे कहेंगे कि सर टेन थीटा बराबर 400 दे रखा है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। एनी वैल्यू टेन थीटा कैन टेक। सेक और कॉसेक में ध्यान रखना है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है, ये भी -अनंत से लेके +अनंत तक कुछ भी हो सकती है, बट -1 से +1 के बीच में नहीं होती। -1 और +1 के बराबर जरूर हो सकती है। सेक और कॉसेक का मान -1 और +1 हो सकता है, लेकिन -1 से +1 के बीच में सेक और कॉसेक की वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब भाई, जैसे मेरे दोस्तों मैं आपके सामने ये नंबर लाइन बनाऊं, दिखाई दे रहा आपको? ये मैं आपके सामने स्टूडेंट ये नंबर लाइन बनाऊं, ये आपका -अनंत है और ये आपका स्टूडेंट यहां पर +अनंत है। ठीक, बात समझ में आई? तो सेक और कॉसेक की रेंज कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पे आएगा -1, यह आएगा +1। -1 से +1 के बीच में सेक कॉसेक की रेंज नहीं होगी। बाकी यहां सेक का मान कुछ भी हो सकता है, सेक कॉसेक का यहां भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसके पीछे का कारण है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि सेक थीटा होता क्या है? सेक थीटा है हाइपोटेनस बटा बेस। ये सेक थीटा की वैल्यू है। आप बोलोगे जी सर ये सेक की वैल्यू है। अब ध्यान से सुनेगा कि हाइपोटेनस का जो मान है हमेशा बेस से बड़ा होता है। इस वजह से सेक की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 1 से बड़ी आएगी, निगेटिव है तो 1 से छोटी आएगी। सपोज अगर हाइपोटेनस आपका 5 है, बेस 3 है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है कि नहीं? अगर सपोज बेस आपका नेगेटिव भी होता है तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू -1 से छोटी हो गई। अब तो ये कारण है मेरे प्यारे भाई कि दैट्स वाई कि पॉजिटिव है तो सेक 1 से बड़ा होता है, नेगेटिव है तो 1 से छोटा होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये लेकिन अगर स्क्वायर बात करें, देखिएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो है वो रियल वैल्यूज होती है, इनकी वैल्यू इमेजिनरी नहीं होती। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर रियल वैल्यूज। और आप किसी भी रियल वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, अभी अगर आपका एक्स एक रियल नंबर है, आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है मेरे प्यारे भाई वो 0 होती है। जब पॉजिटिव का स्क्वायर करो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करो नेगेटिव आएगा। ठीक है भाई, चलिएगा।
तो मेरे प्यारे भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा चाहे नेगेटिव रहे, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जो रेंज है वो 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी। इसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा की रेंज 0 से लेके अनंत के बीच में रहेगी। सेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा की रेंज किसके बीच? देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव की रेंज में ही चला जाएगा ना, +1 से लेके अनंत तक होगी। ये इवन पावर के लिए बता रहा हूं, लेकिन अगर पावर ऑड है, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अगर पावर ऑड है, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा की रेंज -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो निगेटिव आ सकता है। इसी तरीके से टेन क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा अगर पावर ऑड है तो टेन क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा की रेंज -∞ से +∞ तक हो सकती है। सेम सेक कॉसेक में होगा। ठीक चलेगा। अब इस पे किस किस टाइप के सवाल बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले ये वैरायटी देखिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपको कभी भी इस टाइप का सवाल दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, सुनिएगा मेरी बात, और आपसे पूछे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दे रखा है, साइन और कॉस की पावर 1 है, ए और बी कोफिशिएंट है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी +√a² प्लस बी स्क्वायर। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -√a² प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई डिफरेंशिएशन या और ट्रिक की जरूरत नहीं है। लिख लो, अपनी कॉपी में छाप लो, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही है मैक्सिमम मिनिमम में। ठीक है, पहले इस पे बेस सवाल कर लेते हैं अपन लोग। हाँ 28, हाँ ये बताइएगा जल्दी से। कोई बात ना, ये बताइएगा भाई, ये ए बी और सी ये तीनों क्वेश्चन बताओ। 4 साइन थीटा प्लस 9.6 कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 + 7√3/2 साइन थीटा प्लस 7/2 कॉस थीटा, और ये आपका सी। ए बी और सी तीनों क्वेश्चन बताने, ध्यान से देखेंगे तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा फॉर्म है। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताने, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है ना, +√a² प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम -√a² प्लस बी स्क्वायर। अब सुनिएगा, 4 और 9.6 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी ना 4 स्क्वायर प्लस 9.6 स्क्वायर, यानी कि अल्टीमेटली आपको यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ट्रिपलेट निकालना होता है। रेशियो क्या है? 4 और 9.6 का रेशियो है मेरे दोस्तों, है भाई 8 से काटेंगे 5 12, तो 5 12 13, यानी कि 10.4 आएगा मेरे दोस्तों। 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, 0.8 से गुणा कर दी, 5 का 0.8 4 है, 12 का 0.8 9.6 है, 13 का 0.8 10.4 है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10.4 होगी, और जो मिनिमम वैल्यू है मेरे प्यारे में माइनस का 10.4 होगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना, 5 12 13 का ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है, इससे गुणा कर रखिए, 0.8 से गुणा कर रखिए। कैसे पता चला? हमने रेशियो ले लिया 4 और 9.6 का। ठीक, अभी बताइए दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ध्यान सुनिएगा। अब देखिएगा, 1 तो फिक्स है ना, मिनिमम ना मैक्सिमम, मुझे इसका निकालना है। 7√3/2 साइन थीटा प्लस 7/2 कॉस थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने, 7/2 तो आना ही आना है, 7/2 तो आएगा ही आएगा ना, पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग √3 और 1 पे, √3 और 1 पे पाइथागोरस लगाएंगे तो 3 1 4, 4 का √2 यानी कि 7। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालने इसकी तो 1 + 7 आएगी 8, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने तो 1 - 7 आएगी -6। मिनिमम क्या होगी इसकी वैल्यू? -7, तो 1 - 7 -6, तो मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी और मिनिमम वैल्यू इसकी -6 होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम +7 है, मिनिमम इसकी -7 है। इसी हिसाब से आपको देखना है। सर मैक्सिमम मिनिमम प्री में आता है क्या? मोहम्मद सादा बहुत ज्यादा नहीं आता है, कभी कभी छठे चौमासे एक आध सवाल आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अमरजीत यादव कह रहे सर डिफरेंशिएट करके बताओ, अभी बताओ, डिफरेंशिएट करके बताओ इसको, है
बताएंगे तभी रोने लगेगा, कहीं मत बताओ। ये देखिएगा भाई, आपको इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने, 5 तो फिक्स है, मतलब आपको केवल इस पे ध्यान देना है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो 2 और -3 पे क्या आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी कि मेरे प्यारे भाई 9 4 13। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी √13 है और मिनिमम है -√13। तो 5 + √13 और 5 - √13, मैक्सिमम वैल्यू 5 + √13, मिनिमम वैल्यू 5 - √13। आ गया? √15 नहीं आएगा, √13 आएगा भाई। कर लोगे अब ये टाइप? कर लेंगे दोस्त, ये टाइप अब आप कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा, ये होगा जी, ये स्लाइड देखिएगा आप ध्यान से। कंसेप्ट ये रहा, पहला वाला कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट नंबर कंसेप्ट। ठीक है जी, आपके सामने सवाल आता है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान सुनिएगा, साइन और कॉस में है, साइन और कॉस में, और पावर 2 है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए और बी में जो बड़ा है, जो ए और बी में मैक्सिमम है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जो ए और बी में मिनिमम है, जो ए और बी में छोटा है, वो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के पैटर्न में सेकंड टाइप है। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा कि 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 19 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। करना जल्दी से। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे सर 15 ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म है, तो इसमें मेरे प्यारे भाई बड़ा कौन सा है, 15 19 में 19 बड़ा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 19 आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू निकालें, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, 15 19 में 15 छोटा है, मिनिमम वैल्यू 15 आएगी। इससे आसान टाइप नहीं बनता मैक्सिमम मिनिमम में। एक और पूछ लेता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे, आपसे पूछ लिया है भाई 100√2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 142 साइन स्क्वायर थीटा, ये सवाल है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जवाब दीजिएगा। अब ध्यान से समझने वाली बात है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों इसमें। अब 100√2 कितना होता है, √2 होता है मेरे प्यारे भाई, √2 होता है अप्रोक्स 1.414, √2 अप्रोक्स 1.414 होता है, तो 100√2 आएगा 141.4 अप्रोक्स। यानी कि मेरे दोस्तों ये छोटा है, ये बड़ा है। 141.4 में और 142 में 142 बड़ा होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 142 है और मिनिमम वैल्यू है इसकी 100√2। बस इतना सा कंसेप्ट है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों। 2 टाइप बता दिए मैंने आपको, तीसरा सवाल फेंक के मारे कंसेप्ट, ये देखिएगा, साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा, साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा मल्टीप्लाई में है, पावर n है। देखिए दोनों जगह सेम पावर होगी, यहां भी पावर n है, यहां भी पावर n है। साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा, मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। अब 2 केस बनते हैं, जब ऑड होगा और जब इवन होगा। अगर पावर आपकी ऑड है, अगर पावर आपकी ऑड है मेरे प्यारे भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 की पावर n और मिनिमम वैल्यू होगी -1/2 की पावर n। अगर पावर ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n और मिनिमम वैल्यू आएगी -1/2 की पावर n। इसी में साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा, अगर पावर आपकी इवन है, पावर इवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी मेरे दोस्तों वो 0 होगी। ये मिनिमम लिखा जाएगा ना यहां पे, मिनिमम वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स वो आपकी 0 होगी। अगर पावर आपकी इवन है, साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा में, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1/2 की पावर n होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो दोनों ही केस में मैक्सिमम तो 1/2 की पावर n है,
लेकिन मिनिमम का चक्कर है। मिनिमम वैल्यू ऑड पावर होने पर -1/2 की पावर n और पावर इवन होने पर 0। ठीक, चलेगा। अब इस पे बेस सवाल कर लेते हैं। बहुत ही आसान से सवाल है मेरे प्यारे भाई जो इस पे आया हुआ है। कहां मर गया? ये बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट करो। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने। ये रहा साइन की पावर 29 थीटा, कॉस की पावर 29 थीटा, पावर ऑड है। अगर पावर ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर 29, ये आपकी मैक्सिमम आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर 29, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अगर पावर इवन है, साइन की पावर 140 थीटा, कॉस की पावर 140 थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर 140 आएगा, पावर इवन है, और मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। क्योंकि पावर इवन होने पर बच्चों ना नेगेटिव ले नहीं सकता ना, तो मिनिमम कहां जाएगा? 0। ठीक है भाई, खत्म होने वाला है। वीडियो एंड होने से पहले आप 10,000 लाइक्स पूरे करवा दीजिए। ये हो गया। अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, यहां पर लास्ट कंसेप्ट होगा, प्यार से समझिएगा, और ये आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है। सबसे ज्यादा पेपर में यही सवाल पूछा जाता है इसी कंसेप्ट पे, चौथा पांचवा जो मैं आपको बता रहा हूं। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक है, पावर 2 है। ये ध्यान रखा करो कि कौन सा किस चीज के लिए लग रहा है। रिजल्ट याद करने से ज्यादा जरूरी है कि कहां लगेगा वो रिजल्ट। साइन और कॉसेक उल्टे लिखे हुए, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड ए कॉस स्क्वायर थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा। कॉस का उल्टा सेक है, ए कॉस स्क्वायर थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा, पावर 2 में है। मेरे प्यारे भाई इस केस में मैक्सिमम वैल्यू तो पूछेगा नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू होगी अनंत। कॉसेक की मैक्सिमम वैल्यू अनंत होती है, सेक की भी अनंत होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो पूछेगा ही नहीं इस केस में, केवल मिनिमम वैल्यू पूछेगा। मिनिमम वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई 2√ab। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2√ab। जब a का मान b से बड़ा है, जब साइन स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट a है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट b है। अगर a का मान बड़ा है b से, मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा, तो मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab। लेकिन अगर a का मान छोटा है b से, है ना, साइन स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट a है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का b, साइन स्क्वायर थीटा कोएफिशिएंट छोटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का बड़ा है। जब a का मान छोटा है b से, तो मिनिमम वैल्यू होगी a प्लस बी। आपको ध्यान रखना है, a प्लस बी। क्लियर? यस और नो? तो मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी जब a बड़ा है b से, मिनिमम वैल्यू a प्लस बी होगी जब a छोटा है b से। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, केवल मिनिमम वैल्यू ही आपसे पूछेगा। एक बच्चा अब उठ के कहेगा सर जब a बराबर b हो, दोनों बराबर हो। बेटा जब दोनों बराबर हो तो कोई सा लगा ले, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, 2a आंसर आएगा उस केस में, 2a कोई सा भी लगा लो ना। लास्ट वाला और मोस्ट रिपीटेड यही है, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। इसको अलग से लिखा है, इसमें ए बी को चेक नहीं करना आपको। ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा में ए बी को चेक नहीं करना, भाड़ में जाने दो। ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा अगर आपको दे रखा है, मिनिमम पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम होगी अनंत। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी हर केस में, ए बी का कोई मैटर नहीं करता, 2√ab। मिनिमम वैल्यू आपकी हमेशा 2√ab आएगी, 2√ab। ठीक है ना? ये एम जीएम के कंसेप्ट से निकल के आता है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट से। तो मिनिमम वैल्यू यहां से 2√ab आएगी। टन टनाटन टन हो गया। अब इस पे हम सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, उड़ उड़ के सवाल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर है जी आपके सामने, पहले ये बता दिए जी 26 करना। थ्री साइन थीटा -4 का मैक्सिमम मान, ये तो कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम मान तभी होगा जब ये साइन मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, तो यानी कि 3 × 1 3 - 4 -1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो -1 है। इस सीडीएस का सवाल था, आसान था कि नहीं? क्वेश्चन कर लिया सभी ने? चलो अब इस पे आ जाइए मेरे प्यारे भाई, आ जाए हम इस पे।
ठीक, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। वन बाय वन मैं आपसे एक एक सवाल पूछूंगा। सवाल नंबर आपके सामने आएगा पहला बी वाला, ये बताइएगा जल्दी से। 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 11, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आपके सामने मैंने काफी सारे एग्जांपल ले लिए, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 11, अब 11 लगा हुआ है तो मिनिमम वैल्यू आप केवल इसकी निकालेंगे प्यारे भाई। अभी 11 तो फिक्स है, तो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होते हैं? 2 रूट ए बी, यानी कि 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, तो 40 प्लस 11 51। तो इस क्वेश्चन का जो मान है वो 51 है, 51। बात समझ में आ गई ना? ये बताएंगे सी नंबर, 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49 कोसेक स्क्वायर थीटा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्म है। ए का मान छोटा है, बी का मान बड़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी दोस्तों 36 प्लस 49, यानी कि 85। 85 इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, ये वाला देखिएगा, 81 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 कोसेक स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू 81 बड़ा है, ए का मान बड़ा है बी से, तो इस केस में मिनिमम वैल्यू आएगी 2 रूट ए बी, यानी कि 2 गुणा 81 गुणा 64, यानी कि मेरे दोस्तों 9 अट्टे 72, 72 दूनी 144। ठीक है भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 144। बोलो बात क्लियर है? आगे चलें। ई वाला 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। 25 सेक, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा फॉर्म है। कॉस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट छोटा है, सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट बड़ा है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई 16 प्लस 25, 41 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा में 41। अगला 36 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं हमें। सब पढ़ाया, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 36 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 25 टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे नहीं लिख सकता सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 25 सेक स्क्वायर थीटा -25, ये नहीं हो जाएगा? है भाई 25 सेक स्क्वायर थीटा -25, बोलो ये हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही तो होगा, और के दिक्कत क्या आ रहा है इसमें? तो मेरे प्यारे भाई देखो, आपको केवल इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी। ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, ए का मान बड़ा है, 36 बड़ा है मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2 रूट ए बी। 2 रूट ए बी आएगी ना आपके, तो भैया 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 आ गया मेरे प्यारे भाई। 60 माइनस 25 यानी कि 35, तो इस बार इसकी जो मिनिमम वैल्यू है प्यारे बच्चे वो 35 आएगा। 35 आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, 35 आएगी इसकी। ठीक, ये बताओ 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा बताइएगा। तो आप कहोगे सर जी इसका क्या करना है, ये तो आपने सिखाया नहीं। अरे सिखाया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा चेंज करना होता है। 4 टेन स्क्वायर थीटा, अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा +1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9, ये आ जाएगा। अब यही तो पढ़ाया है, डायरेक्ट पैटर्न नहीं दिया तो आप उस पैटर्न में कन्वर्ट कर लो। ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होते हैं? 2 रूट ए बी। 2 रूट ए बी आप बोलोगे जी सर 4 नाम 36 है भाई, 6 दूनी 12, 12 9 21, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21, 21। हाँ जी जवाब दीजिए। आगे चलेंगे, अगला सवाल 48 साइन स्क्वायर थीटा, ये सब हटा रहे हैं। अब समझ गए ना, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, इतना जल्दी आपको बता दिया, कौन नहीं बताएंगे। 48 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको निकालना है, करिए जल्दी से। तो ये डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा, तो 48 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि 3 कोसेक स्क्वायर थीटा -3 हो जाएगा। इसकी तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बोलो? तो आपका जवाब होगा सर ये है 2 रूट ए बी, क्योंकि यहां पे ए बड़ा है बी छोटा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2 रूट ए बी। ठीक है भाई, और
ये 48 थे 144 का रूट 12, 12 दूनी 24, 24 माइनस 3 21 से 21 आ जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 21 आएगी, 23 नहीं आएगी, 21 आएगी। चलिए उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई, प्री में अगर किसी पे सवाल आएगा मिनिमम मैक्सिमम पे, तो 90% सबसे पहले एग्जामिनर इसी पे बनाने की कोशिश करता है। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, सेक और कॉसेक, ध्यान से देखिएगा सेक और कॉसेक लगा हुआ है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये कोई अलग से रटने वाली चीज नहीं है, यहीं से आया। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बी प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। है भाई, ये ए प्लस बी तो है ही। आप बोलोगे जी सर अपन लोग बात कर रहे हैं मिनिमम की, तो ये ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू अभी सिखाइए। ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? तो आपका जवाब होगा सर इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट ए बी। बोलो ये आ गया कि नहीं? अब बताओ ये क्या बन गया भाई, ए का मतलब रूट ए का स्क्वायर, बी का मतलब रूट बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy नहीं बन गया, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो जब भी आपके सामने दिखे ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू जो होगी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होगी। अब जैसे लास्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, करना जे नंबर 32 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 72 कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, 32 का अंडर रूट 4 रूट 2, 72 का अंडर रूट 6 रूट 2, इसका होल स्क्वायर 4 6 10, 10 रूट 2 का स्क्वायर 200, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो 200 आएगी। आया ना? ठीक है भाई, अगला सवाल कर लेंगे ना ये। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। ये बताइएगा जल्दी से, हो गया सब। 29 3600 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 121 कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान। ये जो सवाल है लेटेस्ट सीडीएस 2022 के पेपर का है। ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्म है, मिनिमम वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी, 3600 का अंडर रूट 60, 121 का अंडर रूट 11, तो 60 प्लस 11 71 का होल स्क्वायर आएगा 3721, सॉरी 71 है ना ये, तो है ना 4900 से बड़ा आएगा 5041, 71 का होल स्क्वायर 5041। अरे बात समझे कि नहीं समझे? सुनांदु रॉय कह रहे हैं सर बातें करो, अरे मैं 2 घंटे में निपटाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम कह रहे हो बातें करो। बकैती करने के लिए और बहुत सारे लोग हैं, यहां आना तो केवल पढ़ने के लिए आइए, वरना मत आइए। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 30। बताइएगा ये जो क्वेश्चन है सीजीएल 2020 के प्री का है। मैं चलता फिरता पीडीएफ हूं, सवाल को देखती बता देता हूं कौन से एग्जाम का है। सवाल है यदि x एक रियल क्वांटिटी है तो 25 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sec स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू। अभी समझा, a cos स्क्वायर एक्स प्लस 20 sec स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू। a का मान बड़ा है b से, 25 बड़ा है 9 से, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी आएगी। यानी कि मेरे दोस्तों 5 तिया 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा इस सवाल का आंसर 30। अगर उल्टा होता ना, यहां 9 कर देता यहां 25 कर देता, तो इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू आती फिर 9 प्लस 25 34। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 31 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से, करो। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू बताने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सबसे ज्यादा है, 2-3 बार पेपर में लगातार आया था, ये फिर आना बंद हो गया। इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बताने, मैक्सिमम तो पूछेगा नहीं, अनंत होगी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है फिक्स, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर आपने ये फॉर्मूला भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, यहां पे अलग लगा लो फॉर्मूला, यहां पे अलग। ऐसे नहीं होता, पहले एक ही पैटर्न में लाइए, एक ही पैटर्न में। भाई सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए भाई 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बोलो बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे 1 कोपचे में, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 2, तो 1 1 1 3 हो गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा की 2 रूट ए बी, यानी कि मेरे दोस्तों 4 3 7, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 7 है। मिनिमम जो वैल्यू आएगी इसकी 7 आएगी। अजय कुमार पांडे पहले a प्लस बी प्लस सी बताना होगा ना, तब होगा ये। ये बताओ 31 नंबर हो गया। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 32, ये करो जल्दी से। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी, मिनिमम भी बता देना। करो 16 गुणा 64 की पावर साइन थीटा गुणा 256 की पावर कॉस थीटा। अब तो ये साइन और कॉस अलग है, 16 64 256, सभी का बेस क्या है 4, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 64 मतलब 4 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब 4 की पावर 3 साइन थीटा, 256 मतलब 4 की पावर 4 यानी 4 की पावर 4 कॉस थीटा। आप बोलोगे जी सर, तो बेस से में गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, तो 4 की पावर 2 प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूं। अब आपको बतानी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते बच्चा पार्टी? अरे बच्चा पार्टी, यही तो मैंने आपको सिखा दिया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा निकालना नहीं सिखाया। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो रूट प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो 5 होगी, तो 4 की पावर 7 मैक्सिमम आ गया। मिनिमम वैल्यू पूछेगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 है, मिनिमम वैल्यू इसकी -5 होगी, अभी तो 2 -5 -3 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी 4 की पावर -3, 4 की पावर हाँ -3, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -5 होगी, 2 लगा हुआ 2 -5 -3, तो मैक्सिमम पूछेगा 4 की पावर 7, मिनिमम वैल्यू पूछेगा 4 की पावर -3। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने यहां पर 33 नंबर, ये करिएगा जल्दी से। अरे मजा आ रहा है खत्म होने वाला 10 बार पूरे करो भाई। हाँ जी अजय कुमार पांडे, हम ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले a प्लस बी प्लस सी बताना पड़ेगा कि वो 90 डिग्री या 180 डिग्री हर एक पे अलग अलग आएगी। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ये एक मिसलिनियस पैटर्न है। 27 का मतलब क्या होता है? 27 का मतलब 3 का क्यूब, तो 3 की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब 243 क्या है भाई? 3 की पावर मेरे दोस्तों 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 की पावर 5 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको बतानी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और आपको बतानी है इसकी मिनिमम वैल्यू, दोनों ही बता सकते हैं। अब मैंने ये आपको सिखाया है बच्चा पार्टी, सिखाया है कि नहीं? ये सिखाया है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में जो बड़ा है वो मैक्सिमम होगा, जो छोटा है वो मिनिमम होगा। तो इसकी भैया मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चा पार्टी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3 की पावर 5। भाई इनमें मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5, मिनिमम वैल्यू है 3। थ्री टू दी पावर 5, 243 इज मैक्सिमम, 27 इज मिनिमम। ठीक, देखिए बहुत सारे बच्चों को शायद पता नहीं है, जो कल मैंने आपको 5 घंटे की जो क्लास ली थी हमने कल, उसमें जितने भी कंसेप्ट बताए थे, तो उन कंसेप्ट की, उन सभी फॉर्मुलेस की पीपीटी बनाकर भी एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दी है। इनकी भी मैं पीपीटी बनवा के अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, जिससे कि आपको, अगर आप बिल्कुल मक्कार हैं, आपने नोट्स नहीं भी बनाए, तो आप वहां से कम देख सकते हैं। लेकिन अब मेहनत आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। इसके अलावा 150 क्वेश्चंस की जो मैंने सवाल क्लास में नहीं करवाए और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं,
और ठीक ठीक सवाल है, वो भी जो है हमने उसमें पीडीएफ में डलवा रखे हैं। ठीक जी, ये बताइएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने 34। और द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें, कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। आप जानते हैं थीटा 0 से 90 के बीच में, यानी कि ये कॉस और सेक, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होंगे। आप जानते हैं कि x प्लस 1/x कोई भी लिखा होगा, x प्लस 1/x फॉर्म की जो मिनिमम वैल्यू होती है मेरे दोस्तों वो 2 होती है, सिवाय बस आपका x 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये कॉस क्यूब थीटा प्लस 1/cos क्यूब थीटा फॉर्म है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। ठीक है, सवाल नंबर 35 भी ऐसा ही है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे सवाल नंबर 36, ये बताइएगा जल्दी से। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका न्यूनतम मान कितना है? सीडीएस 2022 में रंग बिरंगे सवाल पूछता है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है दोस्त? पहले सिंप्लीफाई करना होगा। ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है कि नहीं? तो आप मुझे जवाब दो, क्या जवाब दोगे तुम? हो किसी लायक? -2 और -2, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, -4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मिनिमम वैल्यू निकालनी है भाई। मिनिमम वैल्यू तभी आएगी 1 में से कुछ घटा रहे हैं, 1 में से कुछ आप घटा रहे हो, तो मैक्सिमम घटाओ ना। 1 में से औकात जितनी है उतना घटा लो तो मिनिमम बचेगा। तो इसकी मैक्सिमम औकात है 1, 1 में से 1 घटा लीजिए 0, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है। अरे बेटा, मिनिमम मान इसका 0 है, मैक्सिमम मान अगर आप इसका निकालोगे तो मैक्सिमम मान कितना आएगा दोस्त? मैक्सिमम मान इसका 1 आएगा। 1 में से कुछ घट रहा है, मैक्सिमम निकालना, तो कोशिश रहेगी कि 1 में से जो घट रहा है बिल्कुल खत्म हो। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, 1 में से 0 घटाएंगे तो आपका मैक्सिमम आएगा 1। ठीक, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूर्णतः समाप्त होता है? हो गया। ठीक है भाई, तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमा हमने सब कुछ करवा दिया। एक बार कमेंट दिखाओ, कोनो प्रॉब्लम? रविशंकर कुमार कह रहे हैं इंग्लिश भी पढ़ाओ। देखिए इंग्लिश के लिए गोपाल सर हैं, ये क्लास खत्म होने के बाद 12 बजे वो अपना उनका चैनल है इंग्लिश विद गोपाल वर्मा सर। ठीक है, आप वहां पे आइए लाइव, मैं भी पढ़ता हूं डेली, तो आप वो इंग्लिश का 1 घंटे का डेली प्रैक्टिस सेशन कराते हैं, उसको जरूर देखें आप। ठीक है भाई, चलो बाकी कल करेंगे दोस्त। अब ठीक, बाय।